से एक्सपर्ट्स को इस प्लेटफॉर्म पर लेके आए और उन सभी विषयों पर चर्चा करें जो कि हमारे जीवन में काफी महत्व रखती हैं। वो चाहे हेल्थ हो, चाहे वेल्थ मेकिंग हो, फाइनेंशियल वेलबींग हो, करियर गाइडेंस हो, चिल्ड्रन स्टडीज हो, job search ho, upskilling ho, we will cover everything so that all your doubts and queries are resolved. Big thank you to the overwhelming response we have got on WhatsApp, and we will cover all the topics which you people have suggested to us. Please join our Telegram channel, Telegram group, and also connect to us on WhatsApp. Keep sending your messages, and links and the number for the same are given in the chat box. You can see it there. It will be very nice to connect with all of you and grow our channel, grow our group, and have a mutually benefiting association. Okay, ladies and gentlemen, they say don't wait to buy real estate. Buy real estate and wait. So you don't wait to buy real estate, buy real estate and then wait. And Robert Kiyosaki, the famous author of Rich Dad, Poor Dad, he said real estate investing, even on a very small scale, remains a tried and true means of building an individual's cash flow and wealth. लेकिन प्रॉब्लम क्या है? समस्या ये है कि क्या खरीदें, कहां से खरीदें, किससे खरीदें, किस दाम पे खरीदें. तो ये आसान नहीं है. एंड देयर आर फार टू मेनी पीपल, और उसमें से बहुत से लोग फ्रॉड्स भी हैं, who are selling all kind of trash by packaging them well and making a fool out of us. तो कमर्शियल रियल एस्टेट खरीदना चाहिए या नहीं, जो कि आज का टॉपिक है. इज इट अ बैड डिसीजन टू बाय कमर्शियल रियल एस्टेट? ये जानने के लिए आज हम बात करेंगे कैप्टन विपुल चौधरी से, हु इज अ रियल एस्टेट एक्सपर्ट. वेलकम टू द शो विपुल. सर गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग, हाउ आर यू? आई एम वेरी फाइन सर. मैंने कहा आज आप काफी गुस्से में दिख रहे हो कुछ. थोड़ा मैं गुस्से में नहीं, मेरे को क्यों, मैं थोड़ा सा आज बायस्ड हूं, क्योंकि मुझे पहले से ही पता है कि मैं जो ये टॉपिक है उसका जवाब तुम्हारी तरफ से तो यही होगा कि कमर्शियल रियल एस्टेट खरीदना अच्छा है. वो मैं पहले से ही ये मान के चल रहा हूँ. कहानी ये है कि मतलब सर मेरा ऐसा कोई नहीं होगा. मतलब ओके, मैं दूसरी तरह से बोलता हूँ, मैं 100% सच नहीं बोलूंगा. कितना झूठ बोलूंगा वो आपको देखना पड़ेगा. ठीक है, तो मैं भी कोशिश करूंगा कि इसकी तह तक पहुंचूं और तुम्हारे से वो जवाब निकलवा पाऊं. हाँ तो सर मतलब इंटरोगेशन आपको करना है आज, मतलब मैं तो ओके, बिफोर वी प्रोसीड अहेड, मैं विपुल की एक बहुत ही इंप्रेसिव सी प्रोफाइल है वो शेयर करना चाहता हूं. कैप्टन विपुल चौधरी जो है, उन्होंने आर्मी की गोरखा रेजिमेंट में 5 साल बिताए. उन्होंने MBA फाइनेंस किया फ्रॉम प्रेस्टिजियस MDI गुड़गांव. ये एक लॉ ग्रेजुएट भी हैं और इनका 22 साल का एक्सपीरियंस है, जिसमें से 15 साल जो है इन्होंने फाइनेंस एंड रियल एस्टेट फील्ड में ही गुजारे हैं. एंड इन्होंने अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक के साथ भी काम किया है, और इनको करीब 1800 रियल एस्टेट डील्स का एक्सपीरियंस है सभी मेजर सिटीज में, स्पेशली इन NCR. एंड इन्होंने जो है सभी बिल्डर्स ऑफ रिप्यूट के साथ काम किया है. एंड इनकी पर्सनल एक्सपर्टीज जो है वो नेगोशिएटिंग कॉम्प्लेक्स डील्स है, बायर ड्यू डिलिजेंस है एंड सेलर रिप्रेजेंटेशन है. इसमें मैं ये ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि कमर्शियल रियल एस्टेट कहाँ है. कोई बात नहीं, वो इन्होंने छुपा दिया है. अब क्योंकि ये तो रियल एस्टेट में हैं, डील करते हैं, तो अब ये तो मेरे ख्याल से बोलेंगे ही कि कमर्शियल रियल एस्टेट अच्छा है.
और हम जो है तर्क और वितर्क के माध्यम से विषय की तह तक जाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। ये कोई सजेशन या रिकमेंडेशन नहीं मानी जाए आप सबके द्वारा। कैप्टन विपुल जो मर्जी बोले, आप सभी आर्गुमेंट्स के बेस पे और अपने दिमाग से जो भी है एनालिसिस करके, रिसर्च करके अपना दिमाग बनाएं कि कमर्शियल रियल एस्टेट जो है वो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट आइडिया है कि नहीं। ओके विपुल, अब पहले बात तो ये है कि अभी हम अभी पैंडेमिक से निकले हैं सर। तो पैंडेमिक में मैंने तो यही, हम सभी ने देखा कि जोमेटो से ऑर्डर्स आ रहे हैं, ठीक है, अमेजोन से डिलीवरी हो रही है, ठीक है, वर्क फ्रॉम होम हो रहा है जी। तो वर्क फ्रॉम होम हुआ तो आधे ऑफिसेज खाली हो गए एंड बिल्कुल है। जोमेटो से डिलीवरी होनी शुरू हो गई। लोगों को आदत पड़ गई है जोमेटो से डिलीवरी कराने की, तो रेस्टोरेंट्स भी फुटफॉल जो है वो कम हो गया, या फूड कोर्ट्स में फुटफॉल कम हो गया, या शॉप्स में फुटफॉल कम हो गया, ठीक है। तो इन सब को देखते हुए मतलब ऑफिस स्पेस या रिटेल शॉप्स, इसमें आदमी क्यों वो करेगा, क्यों करनी चाहिए इसमें इन्वेस्टमेंट? मेरे हिसाब से तो आज की डेट में स्पेशली कमर्शियल रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट जो है, जो पहले प्री पैंडेमिक टाइम था उसके मुकाबले आज की डेट में तो बनता ही नहीं है। पहले इसी से शुरू करते हैं, जरा आप बताएं क्या है। नहीं बनता सर, अगर आप इफ यू फील लाइक दैट तो मैं यही कहूंगा नहीं बनता, बट ऐसा ओके। जब कोरोना शुरू हुआ एंड आई स्टिल रिमेम्बर व्हेन इट वाज द फर्स्ट लॉकडाउन, हम्म एवरीथिंग स्टॉप्ड। आई मीन इट वाज ट्रेन्स तक रुक गई। A country like India where majority of our transportation happens on trains, so trains also stopped, सब कुछ मतलब it was that because I think ऐसा मुझे लगता है and I could be wrong, none of us in the entire world were actually prepared for something like that. वो एक एक अजीब सी एक सिचुएशन आई, वी वर अनप्रिपेयर्ड एंड फर्स्ट लॉकडाउन हुआ, फिर सेकंड में हुआ, फिर बट अगर मैं आप ही के सवाल को थोड़ा सा आपसे पूछूं सर कि क्या मतलब जोमेटो कोरोना के बाद स्टार्ट हुआ है? नहीं, कोरोना के बाद नहीं स्टार्ट हुआ, लेकिन जो मतलब लोगों को जो आदत पड़ गई अपने ऑनलाइन ऑर्डर्स करने की, ऑनलाइन डिलीवरीज की, चाहे वो अमेजोन हो या जोमेटो हो, ठीक है, वो आदत उससे पहले इतनी नहीं थी जो कि अभी हो गई है। अब सर यूएस में अब तो अमेजोन बहुत पहले से है, बट वहाँ ब्रिक एंड मोटर के बहुत बड़े बड़े स्टोर्स हैं। यू हैव वॉलमार्ट, सीयर्स, Target, and these are all brick and mortar stores. While I'm not refuting your assertion that yes, there has been a situation wherein a lot of work from home has happened and a lot of people have office sizes कम हुए, but is there exactly a data or is it just कि वो लॉकडाउन हुआ सबने का, जैसे ना कि कोरोना में बहुत लोग मर गए, बहुत लोग मरे, yes, the number of deaths is a very huge figure. But statistically, how huge is that in terms of the world population and Indian population? We were on 130 crore when Corona ka first lockdown started 2020 March, and as of today, has there been a decrease in the Indian population in spite of Corona? So the point I am trying to make here कि और इसके अलावा हमारा जो कमर्शियल रियल एस्टेट का अंडरस्टैंडिंग है वो ऑफिस स्पेसेस तक है, जहां हम ये बोल रहे हैं कि वर्क फ्रॉम होम है। आज भी जितने लोग काम कर रहे हैं उसमें से कितने लोग हैं जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं अब, जबकि पीपल हैव काइंड ऑफ, एंड आई विल नॉट से दिस इज इवन ड्यू टू दी फैक्ट कि वैक्सीनेशन हुआ है। वैक्सीनेशन तो 1 साल पहले होना शुरू हो गया था। नाउ कोरोना has also become a part of our lives. The narrative has settled in, ठीक है अब ये है, करना पड़ेगा, because commercial real estate में office spaces
overall is how much percentage of the commercial real estate. In fact, if you look at it, commercial real estate, other than residential, everything is commercial real estate. Right. मैन्युफैक्चरिंग इज कमर्शियल रियल एस्टेट, जितनी भी आपकी फैक्ट्रीज चलती हैं सब कमर्शियल रियल एस्टेट है. जो भी आपका स्टोरेज है, लॉजिस्टिक्स है, वेदर इट इज a warehouse, a godown, that's commercial real estate. Any kind of entertainment which happens outside, which is a cinema hall, which is a amusement park, which is a sports hub, that's commercial real estate. So anything other than residential is commercial real estate. Okay. Just because offices stopped for a while, that does not mean that the commercial real estate is not going to be utilized. People will not stay at home. They are moving outside. They were moving outside then. They are moving outside now. And people will continue to move outside. And when they move outside, they will continue to consume real estate. What has actually happened is, वो बड़े ऑफिस से थोड़ा छोटा ऑफिस आ गया होगा तो कंपनियां एक्स्ट्रा खुल जाएंगी. सो इंडिया की जब हम स्टोरी देखते हैं रियल एस्टेट की, बहुत बार मतलब हमारे साथ में भी हैं, वो वैल्यू टॉक्स में भी आते हैं. पिछले उन्होंने वो फाइनेंशियल प्लानिंग का भी लेक्चर लिया था विद रेफरेंस टू फाइनेंशियल लिटरेसी. एक दो और भी लोग हैं, मैं एक्स फौजी, हमारी फौजी फ्रेटर्निटी में भी हैं, वो बोलते हैं रियल एस्टेट में इन्वेस्ट ही मत करो, आप सिर्फ इक्विटीज में, म्यूचुअल फंड्स में कर लो. मैं तो एक ही बात समझता हूँ सर, एवरी इकोनॉमिक एक्टिविटी हैज वो 4 बेसिक फैक्टर्स पहले बताते थे: कैपिटल, लेबर, एंटरप्रेन्योरशिप एंड रियल एस्टेट. सो हाउ विल यू प्रोड्यूस एनीथिंग विदाउट रियल एस्टेट? अगर आप वर्क फ्रॉम होम भी करवा देते हैं, जितने भी लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं, आप सारे ऑफिसेस को वर्क फ्रॉम होम कर दीजिए. आर योर होम्स इक्विप्ड विद फॉर वर्किंग फ्रॉम होम? नहीं. तो इसका मतलब होम्स विल हैव टू बी रीडिजाइन्ड, स्पेसेस विल हैव टू बी क्रिएटेड. यू नीड स्पेस टू वर्क. सो जहाँ 3 बेडरूम था, 4 बेडरूम की डिमांड आ जाएगी, बिकॉज ऑफिस शिफ्ट होकर के घर में आ गए. और स्कूल्स ऑनलाइन हुए तो क्या अभी सारे स्कूल्स ऑनलाइन चल रहे हैं? व्हाई आर यू स्टार्टिंग ऑफलाइन स्कूल्स नाउ? बिकॉज़ गोइंग टू ऑफिस, सॉरी, हाँ, आप बताइए. गोइंग टू ऑफिस और गोइंग टू स्कूल और गोइंग टू वर्क इज नॉट जस्ट अबाउट गोइंग एंड वर्किंग देयर. इट इज आल्सो अबाउट हैविंग दैट रूटीन, सेटिंग अप दैट कल्चर, द ह्यूमन कनेक्ट. अदरवाइज तो हमें किसी भी तरह से किसी भी कमर्शियल रियल एस्टेट की कभी भी जरूरत नहीं थी. आईटी वाले तो हमेशा से वर्क फ्रॉम होम कर सकते थे और उनमें बहुत से लोगों ने वर्क फ्रॉम होम किया भी है. आज भी हम टेक्नोलॉजी यूज करके ये डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर ये एक मीटिंग कर रहे हैं, which definitely solves a lot of logistic problem. But will any one of these who are there on this group, 27 of them, will spend 1 lakh rupee without meeting an individual? So the point I am trying to say. So you got a point there. आपका point. While I am not saying that, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सर कि दिक्कत नहीं है. कोरोना आया, it has definitely impacted demand in certain aspects of commercial real estate. It has definitely impacted. और अब कोरोना खत्म हो रहा है तो रिकवरी भी आ रही है उसके अंदर. That does not make commercial investment a bad investment or a good investment. वो तो सर जब कोरोना आया तो जो इंडस्ट्रीज जो कोरोना से इम्पैक्ट हुई, let's say if I was a shareholder in entertainment company, तो भी मेरा वहां भी मेरा शेयर का भी अर्निंग पर शेयर घटा होगा, मेरा प्रॉफिटेबिलिटी, कैपिटल मेरा रिड्यूस हुआ होगा. लेकिन अब मूवीज वापस से बनने लगी, यूआईटी मूवीज में इफ आई वाज अ शेयर होल्डर, या हीरोज के अंदर इफ आई एम अ शेयर होल्डर यार, तो मेरे को वापस से वो काम होगा, चीजें आने लग जाएंगी. सो यस, देयर वाज अ हिट व्हिच पर्टिकुलरली हिट द रिटेल रियल एस्टेट एंड द ऑफिस स्पेस पार्ट ऑफ द कमर्शियल रियल एस्टेट. इन दो को जरूर तकलीफ करी. लेकिन अदर देन दैट आई डोंट थिंक. मैन्युफैक्चरिंग तो कंटिन्यूस चली है. कमर्शियल रियल एस्टेट की गोडाउन्स एंड warehouses have been continuously used. So as such जो impact थोड़ा बहुत आया है सर, that impact has been, थोड़ा बहुत भी नहीं, एक बार के लिए तो बहुत ज्यादा आया. You're right, ऑफिस का ऑफिस खाली पड़ा है, बहुत से लोगों ने शिफ्टिंग के लिए रिलोकेशन किया.
बट अब वो रिकवरी वापस से स्टार्ट हो रही है। आज वही जाम लगते हैं, आप जाएं, मतलब मैं तो गुड़गांव का एक्सपीरियंस बता सकता हूँ। गुड़गांव से दिल्ली आप शाम को अगर 5:30 बजे के बाद निकलते हैं, इफ यू टेकिंग NH8, आप जो पहले टोल होता था उद्योग विहार के पास, वहां से लेकर के और दौलत कुआं तक 1.5-2 घंटे से पहले नहीं पहुंच सकते। It is all because of those office complexes which are there in Cyber City and राइट। उद्योग विहार। सो वो डिमांड रिकवर हो जाएगी सर। जिस अगर आप 2 साल के लिए कभी भी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, 2 भी छोड़ दीजिए सर, मैं तो अपने क्लाइंट को बोलता हूँ सर, अगर आप 5 साल के लिए भी इन्वेस्ट करें तो आप ना कीजिए ना सर। तो ऐसे जरूरी तो नहीं है रियल एस्टेट, और बहुत सारे एवेन्यूज, छोड़ दीजिए। रियल एस्टेट इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट फॉर 5 years सर, इट इज एन इन्वेस्टमेंट मिनिमम फॉर 20 years, 30 years। अच्छे से अच्छा बड़ा रईस पैसे वाला आदमी भी कितनी प्रॉपर्टीज अपनी जिंदगी में ले लेता है। मेरा जो सबसे बड़ा क्लाइंट है सर, मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, उनके पास में लगभग 100 प्रॉपर्टीज, लेकिन आप 100 कंपनियों के शेयर कल जाकर के 10 लाख रुपए में खरीद सकते हैं। पॉइंट बीइंग सर कि रियल एस्टेट इज एन इन्वेस्टमेंट विच शुड बी व्यूड एज मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी, नॉट मेकिंग क्विक मनी, एंड देन टेकिंग अ ओके। डिलीजेंट डेलिबरेट डिसीजन। अगर वो नहीं है, अगर थॉट प्रोसेस नहीं, मुझे तो 5 साल के अंदर पैसा डबल कर देना, और नहीं हो सकता है कि आपका 20 साल में पैसा 20 टाइम्स हो जाए, और 5 साल में डबल छोड़ दीजिए, वहां तक ही ना, मतलब उससे आगे भी ना बढ़े जितना आपने लगाया था। एंड देयर आर रीजंस फॉर इट। दोज हु अंडरस्टैंड दिस, दे मेक अ लॉट ऑफ मनी इन रियल एस्टेट। दोज हु डोंट, दे कीप ऑन लूजिंग मनी इन एवरी रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन। सो दिस इज अ गुड पॉइंट। आई मीन ये थोड़ा पॉइंट अलग है कि जब भी हम रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट को कंपेयर करते हैं, वो बेसिकली रियल एस्टेट विजावी स्टॉक मार्केट, विजावी गोल्ड, इन सब से होता है। नहीं तो एंड जो स्टॉक मार्केट को प्रमोट करते हैं वो ये बोलते हैं आप म्यूचुअल फंड में जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो SIP के थ्रू कीजिए, लॉन्ग टर्म रहिए, बट रियल एस्टेट में आप आज डालिए और कल निकाल लीजिए। नहीं, पॉइंट ये है कि आप रियल एस्टेट में करते हो, आप रियल एस्टेट के बारे में बोल रहे हो, कल को मैं म्यूचुअल फंड नहीं, वाले से जितेंद्र। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा हूँ सर, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा हूँ। हमारे ऑफिस से जितेंद्र जो हमारे साथ में है, हम म्यूचुअल फंड में ही रहते हैं। मैं ये बोलता हूँ सर, हर इन्वेस्टमेंट की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, अपनी अपने फीचर्स। राइट। नहीं, इट्स लाइक आई वांट टू गेट फिट। आप भी फिट होना चाहते हैं, मैं भी फिट होना चाहता हूं। आप कहते हैं मैं जिम जाऊंगा, मैं बोलता हूँ मैं दौड़ लगाऊंगा। दोनों एक्टिविटीज के अपने अपने रिक्वायरमेंट, अपने अपने रिजल्ट्स। आई कांट राइट। से कि वॉक करना इज नॉट गुड एंड आप तो जिम मत जाओ सर, आप तो दौड़ोगे तभी आपका वजन कम होगा या फिटनेस होगी। आपका तरीका है। नथिंग इज बेटर, व्हाट इज बेटर इज हाउ वेल इट इज डन। मैं दौड़ लगाऊं ना और आप जिम जाके मेहनत करो तो आप फिट हो जाओगे और मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। So my तो आई emphasis is on doing it right. मैंने मैंने कुछ पॉइंट नोट किया है आपका। आई मीन इट इज नॉट ओनली पैंडेमिक, बट ठीक है, वो मैं अभी थोड़ी देर में उसी पॉइंट पे आऊंगा। हाँ जी, हाँ जी अ, सर, प्लीज। है ना। अच्छा, इससे पहले कि हम थोड़ी सी आगे बढ़े, आपने बीच में बोला वेयर हाउस भी कमर्शियल प्रॉपर्टी है, कमर्शियल रियल एस्टेट है, और ऑफिस स्पेस भी कमर्शियल रियल एस्टेट है। तो एक Other बारी than पहले, residential, everything is राइट commercial. राइट राइट, सो कैन यू जस्ट quickly, and it's a basic question, what are the types of real estates? उसके बाद we'll move ahead. I mean, there is office, there is retail. So there is a residential real estate, sir, where people will decide, essentially raise families, No, I'm children. talking about commercial real estate. What are the types of commercial real estate? Okay, मैं दूसरा कह रहा हूँ सर, anything other than residential is commercial. अच्छा, आप बताएं, कुछ भी, but किसी का भी नाम ले लीजिए, but शॉप्स, it ऑफिसेज। is, so मेरे हिसाब से generally, you have retail, you have office space, then you have hospitality, maybe service apartments वगैरह, and then you also have that REIT, which is kind of a mutual सर fund. REIT is नहीं, REIT is not commercial real estate. REIT is basically Right. कि मेरे पास में 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है, अब मैं 100 करोड़ के लिए एक बायर ढूंढने जाऊं, उसकी बजाय मैंने उसको कॉर्पोरेटाइज कर दिया और मैंने उसके 10-10 हजार या लाख लाख रुपए के शेयर बना के उतने लोगों को बांट दिए, और उस प्रॉपर्टी की जो होल्डिंग है उसको मैंने एक एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट कर दिया।
Now the property keeps on performing like any other Okay. business, wherein it generates the rental yield. The shareholders, they'll get the rental yield. जो उसका कैपिटल एप्रिसिएशन है वो भी शेयर होल्डर्स को आता है, और अगर उन्हें कोई उसमें ट्रेडिंग करनी है कि आज उन्हें किसी भी जरूरत, सो इंस्टेड ऑफ दे सेलिंग द प्रॉपर्टी, दे कैन सेल इट ऑन द एक्सचेंज. सो Okay. एक्सचेंज की वजह से मोर बायर्स एंड सेलर्स कम, एंड द कॉन्फिडेंस ऑफ द बायर्स एंड सेलर्स इज मोर कि इसके अंदर एक्चुअल में जो ये है ये एक रेगुलेटेड सा बिजनेस हो गया. सो रेगुलेटेड होने से धांधली कम होने का अंदेशा हो जाता है, कॉन्फिडेंस इंप्रूव हो जाता है. Okay. Okay. So so then you have इन सब में भी तुम्हारा आपका है small, medium and large segment है. So what is the type of real estate which is safest yet which has a high probability of making good returns? Also, there is a lot of entry barrier in a commercial real estate. बहुत महंगी बैरियर भी किस होती है. तरह के एंट्री बैरियर? नहीं, एंट्री बैरियर लाइक Entry barrier in terms of actually, मतलब it's true for other thing also, other real estate also, but I mean cost, in terms of cost, कि भाई अब मॉल में शॉप जो है वो बहुत ही महंगी मिलेगी आपको. आप दुकान खरीदने जाते हो या ऑफिस स्पेस खरीदते हो तो कॉस्ट वाइज मे बी इट मे नॉट बी वेरी इजी टू एंटर. मेरे को सर आपसे और जो ऑडियंसेस हैं उनसे 2-3 टेक्निकल इनपुट्स चाहिए होंगे इसमें. How many audiences are aware of the fact that for buying commercial real estate they can take loans? The audience can just type in the chat box. I was not aware कि for buying. So I not aware Mr. Thakur ने लिखा है, and I think I was also not aware. I mean loan may be there, but इससे एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी है सर. हाँ जी, आगे बोलो. अब how many are aware that on commercial real estate loan also you can get income tax saving just like home loan? Captain Vipul, what was the question? I missed that. Are you aware, sir, that you can avail income tax benefits in commercial real estate loan also? No. But income tax benefit is available for loan, right? So what you meant to say is commercial residential property or commercial property, one can get income tax rebate on both. Yes, sir. Absolutely. Under Section 24 of the Income Tax Act, commercial real estate also, a loan on commercial real estate is also eligible for tax deductions, just the way a loan on residential property is. I think कुछ technical issues की वजह से the host is not there अभी, and we just have to wait for a while he logs in again. Manish sir, you are there? Yeah, I am there. Can you hear me? हाँ, तो सर आपका वीडियो चला गया था इसलिए मैं आपसे बोल रहा था सर. तो ये 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट. अभी तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट, आप घर अपने लिए खरीदते हैं सर जिसमें आप रहना चाहते हैं. सो यू नीड अनडिवाइडेड और से a complete ownership of your house, right? So that there is no disturbance, there is no dispute, there is no disagreement which cannot be managed. अब ऐसा तो नहीं हो सकता है कि भाई आपने घर खरीद लिया, आपने मेरे साथ मिलके घर खरीद लिया, तो कौन सा कमरा आपका है, कौन सा मेरा है. Those things are not possible. But commercial real estate which you are doing purely for a investment purpose, जहाँ आपको रहना भी नहीं, तो जो बिग टिकट आप कह रहे हैं उसके मिटिगेशंस क्या हैं? उसके मिटिगेशंस हैं, आप कमर्शियल लोन लीजिए. That's the first mitigation. You can raise a commercial property loan which acts just like a home loan. उसमें आप टैक्स बेनिफिट का फायदा उठा सकते हैं. सेकंड, आप कंबाइन करके कमर्शियल रियल एस्टेट ले लीजिए. You can buy 4 friends, 5 friends, 10 friends, 20 friends, 40 friends, 50 friends, 100 friends. आप 50 लाख की प्रॉपर्टी है, 5-5 लाख मिलकर के 10 लोग लेके खरीद लीजिए. और ये 2 तरह से हो सकता है. आप 10 लोग एक कंबाइंड रजिस्ट्री करवा लीजिए. सो यू बिकम 10 people become owners, proportionate owners in that property. या आप 10 लोग मिलकर के एक कंपनी बना लीजिए, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना लीजिए.
and let that company buy the property. Both the things are technically allowed. अगर आप 10 लोगों ने मिलकर के एक प्रॉपर्टी खरीदी है, लेट्स से आप, मैं, हम 10 लोग मिलकर के एक 50 लाख की प्रॉपर्टी खरीदते हैं, आपने उसमें 10 लाख लगाया, मैंने 1 लाख लगाया, तो मेरा उसके अंदर प्रोपोर्शनेट शेयर 2% बना, आपका उसके अंदर प्रोपोर्शनेट शेयर 20% बना। मैं जिस दिन चाहे रजिस्ट्री से वो प्रॉपर्टी बेच सकता हूँ, आपकी परमिशन भी नहीं चाहिए उसमें। बट आई विल ओनली बी एबल टू सेल my undivided proportionate share, which is 2%. That is how that registry document would be written. नहीं तो बट विपुल उसका मतलब जो अप्रिसिएशन है वो किस हिसाब से असेस होगा कि आज मैंने 50 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी 10 लोगों ने मिलकर, और उसमें मेरा शेयर जो है उसमें मैंने से 5 लाख रुपए लगाए थे, ठीक है जी। तो उसमें जो प्रॉपर्टी की आज से 10 साल बाद लेटेस्ट एक कॉस्ट हो जाती है 1 करोड़ रुपया, फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन, तो आपके 5 लाख की वैल्यू जब 10% था, उसमें आपका हिस्सा 10% था ना उस वेंचर, 50 में से 5 लाख इज 10%, वो 10 लाख हो जाएगा। आप दूसरे आदमी को अपना हिस्सा आप बेच सकते हैं। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, यू कैन सेल योर प्रोपोर्शनेट। ये मतलब डिस्कशन में तो बहुत आसान लग रहा है, लेकिन इतना आसान होता नहीं है। मेरे पास प्रॉपर्टी थी, सिकंदराबाद में प्रॉपर्टी थी मेरे पास, एंड लिक्विडिटी की इतनी ज्यादा प्रॉब्लम थी कि मैं उसको 3 साल तक बेच नहीं पाया, और वो मेरी पूरी की पूरी 100% मेरे पास थी। अब आप सर उसमें से पार्ट प्रॉपर्टी की बात लिक्विडिटी एक अलग इशू हो गया, इसको आप उस क्वेश्चन को भी पार्क कीजिए, वो भी हम बात कर लेंगे कि लिक्विडिटी का इशू था वो। बट मैंने आपसे आपके एक क्वेश्चन को मैंने आंसर करने की कोशिश करी है कि भाई रियल एस्टेट मतलब कमर्शियल रियल एस्टेट की कॉस्ट ज्यादा है, सो हाउ टू मिटिगेट दैट। उसको मिटिगेट करने के 3 तरीके हैं। 1, आप लोन रेज कीजिए, लोन रेज करके आप उसमें कमर्शियल लोन में भी इनकम टैक्स का फायदा उठाइए, और आप एक बड़ी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, जस्ट लाइक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। कितने लोग हैं जो 1 करोड़ का घर खरीदते हैं और 1 करोड़ रुपए अपनी जेब से लगाते हैं? 70 लाख 80 लाख रुपया तो बैंक से ही लोन लेते हैं। तो आप 1 करोड़ की कमर्शियल प्रॉपर्टी भी ले सकते हैं, उसमें भी अगर आपकी लोन एलिजिबिलिटी है तो बैंक आपको 70 लाख 60 लाख लोन देने को तैयार है। और उस लोन के ऊपर भी, और ये 70 लाख लोन जो है ये भी वो 5 लोग मिलके ले सकते हैं। उसके लिए नॉर्म्स क्या होंगे सर? उसके लिए वो बैंक आपसे चेक करेगा, भाई आप लोगों का आपसदारी का रिश्ता क्या है, कनेक्ट क्या है, और ये तो बिल्कुल हो सकता है। ऑल दीस थिंग्स आर अलाउड, टेक्निकल, दैट इज पॉसिबल। तीसरा इसके अंदर क्या है सर, अगर आप बोलते नहीं हम लोन नहीं लेना चाहते बिकॉज आप सोचते हैं कि, मैं किस लिए बोल रहा हूँ सर, बहुत सारे इन्वेस्टर्स को आइडिया ही नहीं होता है कि कमर्शियल प्रॉपर्टी में भी लोन लिया जा सकता है, और उस लोन का भी इन्वेस्टमेंट मतलब इनकम टैक्स रिबेट के अंदर फायदा उठाया जा सकता है, बिकॉज दैट इज अलाउड बाय द इनकम टैक्स लॉज। ये कोई विपुल चौधरी नहीं बोल रहे हैं सर, मैं छोटा सा ब्रोकर हूँ। व्हाट अबाउट रेट ऑफ इंटरेस्ट? ओके, तो सर इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर ज्यादा है तो उतना ही उसमें रेंटल रिटर्न ज्यादा है। अगर आपकी कॉस्ट ऑफ, प्रोवाइडेड वो रेंट पे जाए, वो तो सर कुछ भी है, वो तो आपका घर नहीं रेंट पे जाएगा तो भी आपको लोन देना है ना। नहीं विपुल, ये इसमें दिस इज डिबेटेबल। नहीं, हम उस पर वापस आएंगे सर, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा सर, एवरीथिंग आई विल आंसर। फर्स्ट आपने लिक्विडिटी उठाया, दूसरा आपने कहा कि वो क्या वो रेंट पे जाएगा नहीं जाएगा, मैं आई विल आंसर ऑल दोस क्वेश्चंस, मैं लिखता जाता हूँ सर। we will come to that। मैं वो क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, मैं एग्जांपल के साथ बताऊंगा आपको। हाँ कि क्यों मैं भी सिर्फ एक ही चीज का आंसर कर रहा हूँ आपसे कि 1, कमर्शियल रियल एस्टेट को भी आप लोन से इन्वेस्ट कर सकते हैं, उस लोन पर भी आपको इनकम टैक्स बेनिफिट मिलेगा। तीसरा, क्योंकि अगर आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट के तौर पर रह रहे हैं और ले रहे हैं और आप खुद उसके अंदर अपना व्यापार नहीं चलाएंगे उस कमर्शियल रियल एस्टेट में, सो आप उसको सेल्फ यूसेज नहीं करेंगे। देयरफॉर इंस्टेड ऑफ ओनिंग द प्रॉपर्टी कंप्लीटली बाय योरसेल्फ, यू कैन डू अ कंबाइंड ओनरशिप। और कंबाइंड ओनरशिप के भी 2 तरीके हैं टेक्निकली। 1, आप 10 लोग 20 लोग 30 लोग कितने भी लोग मिलिए और आप उस प्रॉपर्टी की कंबाइंड रजिस्ट्री करवा सकते हैं। अच्छा।
और वो कंबाइंड रजिस्ट्री आगे आप इंडिविजुअली अपना शेयर सेल कर सकते हैं। देखिए सर, मैं इसको ऐसे बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मान लीजिए आपने और मैंने, हम दोनों लोगों ने मिलकर के एक 50 लाख की प्रॉपर्टी खरीद ली, आपने 25 लाख लगाए, मैंने 25 लाख लगाए। अब हम उस प्रॉपर्टी के 50-50% के हिस्सेदार हुए। राइट। जो हमारा कागज लिखा जाएगा सरकारी सेल डीड के अंदर, जहां वो डॉक्यूमेंट होगा, उसमें ये लिखा जाएगा मनीष कोचर एंड विपुल चौधरी आर ओनर्स ऑफ दिस प्रॉपर्टी इन 50% शेयर होल्डिंग। कुछ समय बाद आपका मेरा आपस में दोस्ती बिगड़ जाती है, ठीक है। डिस्प्यूट हो जाता है, प्रॉपर्टी में टीनेंट है, चल रहा है, आप उस टीनेंट से खाली नहीं करा सकते, आप 50% ओनर है, बट लेटर से प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई है और आपके साथ कोई दूसरा आपका पड़ोसी बोलता है नहीं यार प्रॉपर्टी तो ठीक है, आप बोलते हैं यार मेरा तो सिरदर्द करता है विपुल चौधरी, मेरे को इस प्रॉपर्टी से निकाल दो। बोलते हैं जी आज की क्या रेट है, बोलते हैं आपने 50 में लिया था, आज 1 करोड़ है, आप मेरे से 50 लाख लो। आप सर उससे 50 लाख रुपए लेजिटिमेटली ले करके अपने अकाउंट में रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर के उसको अपना हिस्सा बेच सकते हैं, वो सेल डीड अमेंड हो जाती है। आप जब उसको बेचेंगे तो उसकी सेल डीड ये लिखा जाएगा, जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस थिंग, कि सेक्टर 22 शॉप नंबर दिस, इसके अंदर 50% हिस्सा मेरा था, मैं ये जो है अब श्री हरबंस लाल जी को सेल कर रहा हूं और उसके बदले में मैं उनसे प्राप्त कर रहा हूं। और विपुल चौधरी इसमें मना नहीं कर सकता। विपुल चौधरी मना कर सकता है अपना हिस्सा बेचने से। आप अपना हिस्सा बेच दिया, उनका भी तो वो जो रेंट आपको आ रहा था उनको मिलने लग जाएगा, ये उनका हक है। वो सब सेल डीड में लिखा जाता है, ऑल दीज थिंग्स आर रिटन इन द सेल डीड आल्सो। सो ये व्हाट यू आर आपको टेलिंग मी कि कॉम्प्लिकेटेड लगता है, पॉसिबिलिटीज हैं, आप ये बोल रहे हैं कि ऐसी बहुत पॉसिबिलिटीज हैं, हालांकि इट सर मे नॉट बी ये द बेस्ट सिनेरियो एक्चुअली। सर फिर आप अगर थोड़ा सा भी इनिशिएटिव नहीं लोगे, आप थोड़ा सा, तो फिर आप बैंक एफडी में जाओ सर, वो सेफेस्ट है, बहुत लिक्विड होती नहीं है, नहीं 30 नहीं से नहीं, दिन मैं देखो ये नहीं मैं बोल रहा। ये जो आपने सजेशन दी, इट इज अ पॉसिबिलिटी, यस इट इज अ पॉसिबिलिटी एंड सर लॉट ऑफ पीपल मरे मे नॉट बी बिना डूइंग। स्वर्ग नहीं है। नहीं नहीं नहीं, अब वो टेनेंट को मैं खाली नहीं करा सकता, प्रॉपर्टी जो है आप मतलब अकेले खाली नहीं करा सकते ना, मिलकर के जो काम सब बायर कर है, सकते हैं। सी जो बायर की जो बायर की आप एक्चुअली रिस्ट्रिक्ट हो गए। बायर जो है वो खाली प्रॉपर्टी चाहता तो हो। आप सर जब टाटा स्टील में शेयर इन्वेस्ट करते हो तो आपके शेयर होल्डर राइट्स ही है ना। आप क्या बोलते हो, कल को रतन टाटा जी को बोलते हो कि सर ये फैक्ट्री बंद करो, ये मैं ये बोल रहा हूँ सर। एक तो ये दूसरा आप क्या कर सकते हैं, आप दूसरा ही कर सकते हैं, आप और मैं मिलके पहले एक कंपनी बनाते हैं, एक पार्टनरशिप कंपनी बनाते हैं से, और वो पार्टनरशिप कंपनी जो है वो प्रॉपर्टी खरीद लेती है। आप अपना शेयर उस कंपनी में कभी भी सेल कर सकते हैं, प्रॉपर्टी वहीं रहती है। मेरे कहने का अच्छा। मतलब था सर कि कमर्शियल रियल एस्टेट में, सिंस इट इज ओनली एन इन्वेस्टमेंट व्हिच पीपल आर सीकिंग, सो ओके। देयर इज नो ऑब्लिगेशन मेंटली आल्सो टू बाय इट ऑल बाय योरसेल्फ। और जब आप कंबाइंड करते हैं तो आप स्केल क्रिएट कर पाते हैं और आप अपना रिस्क डिफ्यूज कर देते हैं। भाई आप जब एक इक्विटी शेयर टाटा स्टील में खरीदते हैं तो आज का लेटेस्ट से, मुझे नहीं पता, लेटेस्ट से 1000 रुपए का शेयर है, तो आप 1000 रुपए का रिस्क लेते हैं जिसमें टाटा स्टील की जो करोड़ों रुपए की मेहनत है उसमें आप हिस्सेदारी, उस प्रोपोर्शन की हिस्सेदारी ले लेते हैं। तो आज आपके पास 5 लाख 10 लाख रुपए हैं, आप 10 लाइक माइंडेड पीपल को इकट्ठा कर लीजिए, 1 करोड़ की कमर्शियल प्रॉपर्टी ले लीजिए। ऑब्वियसली सर आपको फायदा तो 10 ही लाख का होगा, लेकिन क्योंकि आप लोगों ने सबने मिलकर के 1 करोड़ का एक 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 इन्वेस्टमेंट किया, तो इन्वेस्टमेंट की हिम्मत तो 1 करोड़ की होगी ना। नहीं, यू आर राइट, यू आर राइट, उस हिसाब से आप राइट हैं। हाँ, तो मैं हालांकि आपसे ये कह मैं आपकी मतलब ये एग्जाम्पल मैंने मान लिया, लेकिन मेरे अपने इस पे काफी रिजर्वेशंस हैं इस तरह की अरेंजमेंट पे, स्पेशली जहां पे ये टेनेंट्स और इन सब की बात आ जाती है। खैर कोई बात नहीं, आप मुझे ये बताएं कि आप विपुल आप कहाँ रहते हैं गुड़गांव में? मैं गुड़गांव में हूँ सर, मेरा ऑफिस भी गुड़गांव में, काम भी गुड़गांव में, बट ये मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट बताया यूनिवर्सल है सर। आप नहीं 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 चेन्नई नहीं, में मैं वैसे पूछ रहा हूँ, आप गुड़गांव में रहते हैं ना? हाँ जी हाँ जी। तो गुड़गांव में कहाँ रहते हैं आप? आई स्टे इन सेक्टर 90 इन गुड़गांव। सोना आपने देखा है, सोना रोड? हाँ सर, मेरा ऑफिस उसी तरफ है, मैं डेली वहीं से निकलता हूँ। अब आप ये बताओगे इसमें बहुत सारे एमजी malls रोड भी खाली देखा होगा हैं। आपने, एमजी रोड भी देखा होगा। एमजी रोड भी देखा है सर। तो इन सब पे इतने सारे मॉल्स हैं, बिल्कुल है, ठीक है, खाली पड़े हैं। बिल्कुल खाली। रियल एस्टेट इलिक्विड भी होती है, सभी ये बोलते हाँ, तो मैं आ रहा हूँ वहीं पे,
कि खाली पड़े हैं, और जो है लोग जो है, इनफैक्ट ऑफिस स्पेसेस भी हैं इनमें से काफी जगहों पे, वो भी खाली पड़े हैं, और ओनर्स जो हैं वो मेंटेनेंस पे कर रहे हैं। सो इट इज लाइक आपने प्रॉपर्टी भी खरीदी और अपनी प्रॉपर्टी पे रेंट भी दे रहे हो आप। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो ये तो इसको बहुत ज्यादा रिस्की बना देता है ना, आपका रिस्क देखिए कितना ज्यादा हो गया। आज की डेट में जो एमजी रोड पे जो शुरू शुरू में बहुत सारे मॉल्स खुले थे, सहारा मॉल, ये वो, एंड सोना पे रहेजा मॉल हो गया, और स्पेस एंड ये सब जितने भी हैं, इनमें आप जाके देखिए। मैं स्पेशली क्या आपके ये लेने से पहले मैं चक्कर मार के आया हूँ, मैं देख के आया हूँ कितने मॉल खाली पड़ा है। एंड वहां पे एक दो लोगों से बात करी मैंने, लोग 30-30, 40-40 हजार जो है वो सिर्फ मेंटेनेंस में कर रहे हैं। उनकी तो मतलब जो है इन्वेस्टमेंट तो दूर की बात है, उनका तो मतलब ब्रेक इवन भी नहीं हो रहा है। आप ये सोचिए ना, किसी ने 35-40 लाख रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी सपोज, और उसपे वो 20-25 हजार का मेंटेनेंस दे रहा है, ठीक है, और खाली पड़ा है, सप्लाई बहुत ज्यादा है, और मतलब उस केस में क्या होगा? ये तो बहुत ज्यादा रिस्की प्रपोजिशन हो गया। कितने टाइम के लिए रिस्क है, कैसा रिस्क है, ये भी तो आप एसेस करें। मैंने आपसे क्या सर शुरू में ही मैंने बोला था, मैं उसी बात को रिपीट कर रहा हूँ। अगर आप कमर्शियल क्या, रेजिडेंशियल क्या, रियल एस्टेट ही अगर आप 5 साल के लिए भी इन्वेस्ट करें सर, मत करें, ना करें। और उसके मैं आज आपको कारण बताता हूँ सर, ठीक है? मतलब मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ बिकॉज आई एम अज्यूमिंग आप ये मीटिंग रिकॉर्ड नहीं भी कर बिल्कुल, रहे हैं। मैं इस बात को कंटेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि हमें खरीदनी चाहिए नहीं खरीदनी चाहिए। नहीं नहीं मैं सर, मैं तो उसी बात, आप ही की बात का जवाब देने पे धीरे धीरे आ रहा हूँ। जी जी। मुझे आपने एक सवाल पूछा है जो बहुत ही भारी सवाल है, मैं उसका उत्तर आपको देना चाहता हूँ, ठीक है? रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट सर इज लाइक स्टार्टिंग अ बिजनेस। जब हम, मैं आपको कंपेयर करवाता हूँ इसको एक इक्विटी या म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट से। म्यूचुअल फंड में आप कब इन्वेस्ट करते हैं, उसका लेयर देखिएगा कहाँ आता है। सबसे पहले एक एक आदमी व्यापार शुरू करता है, उस बिजनेस को एक सर्टेन लेवल तक ग्रो करता है, उस लेवल तक आने के बाद में उसका इनिशियल पब्लिक ऑफर आता है, फिर वो मार्केट में आता है, ट्रेड होने लगता है। जब वो ट्रेडेबल सिक्योरिटी बनता है, तब म्यूचुअल फंड्स उसके अंदर इन्वेस्ट करने लगते हैं। सी व्हाट इज हैपनिंग, ये सारी जर्नी एक दिन में नहीं हुई। अदर देन वेरी बिग कंपनी से टुडे Tata Group starts a business, they can probably start with a 500 or 1,000 crore capitalization and bring it to an initial public offering stage in next 2-3 years. But generally एक normal business का life cycle क्या है, वो पहले 10-15 साल अपने business को बनाते हैं, उसके बाद में उसको IPO के थ्रू लाते हैं, और फिर वो म्यूचुअल फंड में आता है। म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टर उस बिजनेस में कब एंटर करता है, जब उसने वो बिजनेस ऑलरेडी 15-20 साल की एक मेच्योरिटी दिखा चुका है, एक डिमॉन्स्ट्रेटेड परफॉर्मेंस उसकी हो चुकी है। आईपीओ वाला इन्वेस्टर कब करता है, जब वो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस देखता है। लेकिन रियल एस्टेट का इन्वेस्टर तो एक्चुअली स्पीकिंग स्टार्ट से, पहली ईंट लग रही है वहां से आ रहा है। मैं उस आदमी की बात कर रहा हूँ जिसने शुरुआत करी एक प्रोडक्ट की। जब, जिसको हम बोलते हैं जी आज बिल्डर नया प्रोडक्ट लेकर के आया, बिल्डर ने कच्चा माल खरीदा, उसका कच्चा माल जो था वो रियल लैंड थी, उस कच्चे माल को उसने एज पर दी लाइसेंस प्रोसेस किया। लाइसेंस उसका रेजिडेंशियल हो सकता है, कमर्शियल हो सकता है, उस पर उसने एक प्रोसेस किया, एक फिनिश गुड बनाया विच कैन बी a building which will be used for various purposes. The purpose of the usage will decide whether it is residential or commercial. आपने एज अ बायर उसके अंदर प्रॉपर्टी खरीदी, अब आप कह रहे हैं खाली पड़ा है। अब मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ, खाली पड़ा है किस प्राइस पॉइंट पर खाली पड़ा है? एमजी रोड में आदमी जो बोलता है खाली पड़ा है, वो ये बताता है सर कि एमजी रोड पर आज मान लीजिए रेट है 100 रुपए स्क्वायर फीट। 100 रुपए स्क्वायर फीट का मतलब है आपके पास में 100 रुपए स्क्वायर फीट पर बेचने खरीदने वाले या रेंट लेने वाले और 10 प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। आपने 100 रुपए स्क्वायर फीट का डिटर्मिनेशन कैसे किया? आपने 10 ब्रोकर से बात करी, और अब जब आपने किसी ब्रोकर को बोला कि मुझे प्रॉपर्टी रेंट आउट करनी है, तो आपने बोला मैं तो 110 रुपए स्क्वायर फीट में रेंट आउट करूंगा बिकॉज मेरी प्रॉपर्टी में धूप आती है। या ठीक है सर, आपकी प्रेफरेंस है, आपकी प्रॉपर्टी अच्छी है,
but then you will also have to allow us a prospective tenant to come and inspect and find out from other available inventories ki how attractive your property really is and at what price point. जो मैंने शायद आपसे पिछली टॉक में भी इसका आंसर दिया था. I buy a share of Indira Gandhi, Indraprasth Gas Limited, which is, let's say, trading today at 10,000 rupees a share, and I want to sell it at 11,000 rupees. How many people will buy it? So it is an illiquid share at 11,000 rupees. It is a liquid share at 9,999 rupees. So there is nothing such as liquid or illiquid. Or real estate एक front loaded. The technical word here is it is a front loaded investment. Therefore, you'll have to give it time for the front loading to taper off. And what are those front loadings? When you are making a purchase, आप 7% का तो सरकार को खर्चा दे देते हो. जो स्टैम्प ड्यूटी आप पे करते हो 7% की है, कहीं अमूमन 6 से 7% की आप स्टैम्प ड्यूटी पे कर देते हो. उसके बाद में आप 1 से 2% का ब्रोकरेज एंड ट्रांजैक्शन फीस दे देते हो. फिर अगर आपने उसके अंदर प्रॉपर्टी में कुछ काम भी करवा दिया, मान लीजिए आपने कोई वुडवर्क करवा दिया, इंटीरियर्स कर दिया, तो आपने और 5 से 10% खर्च किया. तो अगर आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ली, टेक्निकली आपने वो 1 करोड़ 20 लाख की प्रॉपर्टी, तो अगले 1 साल में 20 लाख कैसे बढ़ जाएगी? सो अगले 1 साल में तो भी वो सेल एफर्ट ही चल रहा है, वहां और लोग आ रहे हैं, बट विद एवरी पासिंग डे द सप्लाई इज गेटिंग डिमिनिश्ड. सो यू विल नॉट सी रिजल्ट्स इन रियल एस्टेट इन 5 years. नहीं विपुल, मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा कि मेरे को 5 साल में मिल जाए. हालांकि बहुत सारे लोगों को, मतलब ठीक है, ये एक्सपेक्टेशन होती है कि भाई जल्दी रिटर्न्स मिल जाएं. ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका होराइजन जो है वो 15-20 साल का होना चाहिए, और मे बी और ज्यादा होना चाहिए. 20 साल एंड 30 साल. 20 साल फॉर रेजिडेंशियल, 30 साल फॉर कमर्शियल. आप जल्दी पैसा रियल एस्टेट में कभी नहीं कमाएंगे. प्लीज, जो मेरे से भी आता है सोचने में, तो मत खरीदो भाई. और 6 महीना कम से कम लगाओ समझने में, देखने में, परखने में, एक एक चीज को. आप मुझसे ये सवाल पूछे कि क्या ये प्रॉपर्टी खरीदने लायक है या नहीं, तो मैं बता सकता हूँ कि उसके क्या क्राइटेरिया है. बट वो उस पर भी आऊंगा विपुल, लेकिन हाँ, बात, मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूँ ना. तो मैं कुछ और अभी कह तक रहा हूँ आपने बोला, जो मैं अभी तक उसी बात आपने, बता रहा हूँ. नहीं आप एक उस मिनट, प्रॉपर्टी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने बोल दिया ठीक है कि लॉन्ग, आप 5 साल में मत एक्सपेक्ट करिए. मेरा तो पॉइंट सिर्फ इतना है कि आज यहाँ पे सोना रोड पे इन मॉल्स को बने हुए करीब 8-9 साल हो चुके हैं. सर उन मॉल्स में सब में ऑक्यूपेंसी है. जो नहीं ऑक्यूपाइड है उसके अलग अलग रीजंस हैं. पहला रीजन तो ये है कि आई एज अ बायर हैव अ रियल अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन ऑफ रेंट. देखिए, जब तक मैं कैसे कह रहा हूँ सर, अगर मैं आर्मी ऑफिसर रिटायर्ड हूँ या मैं फौज में नौकरी करी, जो मेरी शादी हुई, उस वक्त में सर मेरे को अपने हिसाब की लड़की से शादी करनी पड़ेगी ना. मैं सोचूं मैं तो मिस इंडिया से करूं तो लेकिन नहीं बिल्कुल होगा. इतने सारे जो खाली पड़े हैं, उन सब में सिर्फ हाई इतने रेंटल सारे खाली, एक्सपेक्टेशन तो नहीं 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 सर, होगी ना. ये एक बहुत ब्रॉड वर्ड है. इतने सारे खाली, इतने सारे खाली नहीं है. एंड एवरी डे दैट सप्लाई कीप्स ऑन गेटिंग लेस. और जैसे जैसे सप्लाई कम होती जाती है, वैसे वैसे प्राइस पॉइंट बढ़ता जाता है. वो प्राइस पॉइंट हमें इमीडिएटली नहीं दिखता है, बिकॉज इट इज इंक्रीमेंटल. मैं अपने क्लाइंट्स को बोलता हूँ, सर आज हमने एक प्रॉपर्टी देखनी शुरू करी, लेटेस्ट से हमने लास्ट में एक फाइनल किया प्रोजेक्ट, ओरिस एस्टर कोर्ट ही बोल लेते हैं, सेक्टर 85 में. वो हमें हमारे बजट में, हमारी प्रेफरेंसेस, लोकेशन, उन सबके हिसाब से सही बैठता है. आज हमने बात करनी शुरू करी बिकॉज इट इज अ सेकेंडरी मार्केट प्रोजेक्ट. तो ऐसा नहीं है कि उसके अंदर एकदम से 100 यूनिट्स अवेलेबल होंगी फॉर सेल. 5 यूनिट होंगी, और वो लोग अपने किसी भी कारण से बेचना चाहते होंगे. अगले महीने भी ऐसा नहीं कि 5 ही होंगी. अगले महीने इनमें से 2 निकल जाएंगी, 2 नए आएंगे, 3 पुराने होंगे. लेकिन अब अगले महीने उस 5 का रेट चाहे 1 रुपया बढ़ गया है, बट बढ़ गया, बिकॉज जो नया सेलर आ रहा है वो इसी एक्सपेक्टेशन से आ रहा है कि वो पुरानी सेल हुई थी. अब रियल एस्टेट के अंदर सर prices will continue to constantly increase, but the rate may not be satisfactory over a shorter period of time. And then there are going to be very, very difficult and bad periods and road bumps like corona. वो आएगा आपका ऑफिस स्पेस आपके घर में, आपकी आधी तनख्वाह खाने लग जाएगा. आपने सोचा होगा कि यार ये
तो इसका मैं तरीका ये है कि आप ये मान के चलें, जब आप ले रहे हैं कुछ समय तक आपको या तो उसको बहुत सस्ते रेट के ऊपर रेंट आउट करना पड़ेगा, या आपको वो वो जो पैसा मेंटेनेंस का देना है मेंटेनेंस कंपनी को, वो आपकी कॉस्ट ऑफ बाइंग में आपको शामिल करना पड़ेगा, फैक्टर इन करना पड़ेगा। फॉर हाउ लॉन्ग? दैट डिपेंड्स ऑन द प्राइस यू आर बाइंग एंड दिस इज अ गुड आंसर। अब इसका ही जवाब देते हैं सर। अगर मान लीजिए एमजी रोड गुड़गांव के ऊपर अगर पर स्क्वायर फीट रेंट जो है वो 100 रुपए है, और आपका एक्सपेक्टेशन है कि भाई मेरे को 5% का रेंट मेरी प्रॉपर्टी से मिलना चाहिए, मैं अगर करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीदता हूँ, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वहां पर इस वक्त प्रिवेलिंग रेंट क्या है। क्या 100 रुपए आपको जिसने सेल करने वाले ने बताया वो सही है, या वो 80 रुपए ही है वो आज आपको बेचने के लिए 100 रुपए बोल रहे नहीं विपुल, एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि मेरी एक्सपेक्टेशन ज्यादा नहीं है, मैं ज्यादा नहीं मांग रहा, जो जायज रेट है वही मांग रहा हूँ, जायज रेंट मांग रहा हूँ। हैं? अब सर इस जायज जायज कुछ रेंट, नहीं है। व्हाट इज जायज? हु डिसाइड्स दैट प्रिवेलिंग जायज? प्रिवेलिंग रेंट उस एरिया में। प्रिवेलिंग ही तो, प्रिवेलिंग रेंट का पता करना ही तो चैलेंज है। दैट इज वेयर ड्यू डिलिजेंस इज रिक्वायर्ड। अब यहाँ पे एक एक कमर्शियल प्रॉपर्टी अभी बेची है, कमर्शियल प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम जो धांधलेबाजी है, जो गलत रिपोर्टिंग है, 12% अशोर्ड रिटर्न। ठीक है जी, आप किस हाँ रेट तो पर अभी बेच आए रहे ना हो आप। सर? हैं? आप किस रेट पर बेच रहे हो? सर मैं 10,000 रुपए स्क्वायर फीट पर बेच रहा हूँ। इसका मतलब 12% अशोर्ड रिटर्न का मतलब है मेरे को 100 रुपए स्क्वायर फीट वहां रेंट मिलना चाहिए, मिलना चाहिए ना कायदे से। आप 12% एश्योर्ड रिटर्न का मतलब क्या हुआ? राइट राइट। तो आपकी बिल्डिंग में 100 रुपए मिल रहा है, तो बगल वाली बिल्डिंग में भी 100 रुपए मिलना चाहिए। नहीं सर वो तो हमसे 5 साल पुरानी है। चलो जी 5 साल पुरानी है, आप कितना डिस्काउंटिंग करोगे उसके रेंट का? अगर वहां पे 30 रुपए स्क्वायर फीट रेंट है भाई साहब, आप ऐसा क्या कर दोगे इसके अंदर कि इसमें 100 रुपए स्क्वायर फीट रेंट हो? और अगर आप कर दोगे तो आप डिफाइन करो उस चीज को, मुझे एक्सप्लेन करो, मेरे को बताओ, मैं देखूं, मैं उसको वेरीफाई करूं कि हाँ यार इसमें 100 रुपए स्क्वायर फीट रेंट बनेगा। अदरवाइज अगर बगल वाली बिल्डिंग का रेंट 30 रुपए स्क्वायर फीट है, तो भाई आप क्या कर रहे हो? आप मेरे से आज एक शॉर्ट टर्म के ऊपर 12% ब्याज पे पैसा उठा रहे हो। आप बिल्डिंग बना करके मेरे गले में उसकी मेंटेनेंस का बिल टांग दोगे, जो हर महीने मेरी जेब से जाएगा। तो आप सर इसमें सेलर को ना कहें, आपको उस वक्त ये चाहिए था कि वो 100 रुपए स्क्वायर फीट वाला अशोर्ड रेंट का प्रॉपर्टी ना खरीद के बगल वाली बिल्डिंग में जाकर के 30 रुपए स्क्वायर फीट का जो रेंट था उसके हिसाब से प्राइस नेगोशिएट करके और आप 5% का रेंटल रिटर्न ले लेते। राइट, तो ये आपने ना ये भी मेरा एक क्वेश्चन था आगे कि ये अश्योर्ड रिटर्न आता है कि, या प्री रेंटेड स्पेसेस की प्रॉपर्टी आती है कि इट इज प्री रेंटेड, मतलब मैसेजेस आते रहते हैं एसएमएस पे, प्री सब प्री रेंटेड। रेंटेड, प्री रेंटेड क्या है? प्री रेंटेड एक विजिबल परफॉर्मेंस है कि भैया इस घर में किराएदार रहता है और वो इतना किराया देता है। आप इसको रेजिडेंशियल कमर्शियल से मत कंफ्यूज किया करो सर, ओके कॉन्सेप्ट। राइट। नो नो, आई एम आप टॉकिंग अबाउट कि प्री रेंटेड टू अ बैंक से, ठीक है, सर प्रॉपर्टी फॉर किसी को भी, सेल। आप बैंक छोड़ दो ना, मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ यहाँ की सोसाइटी का लेटेस्ट है 3 बेडरूम का एक एवरेज रेंट है 100 रुपए। अब मैं आपको बोलता हूँ सर, मैं आपको एक घर बेचता हूँ, उसमें ऑलरेडी एक टेनेंट है और वो 200 रुपए किराया दे रहा है। हम्म। तो क्या आपको ये नहीं देखना चाहिए कि भैया मैं और 4 लोग जो हैं वो 100 रुपए दे रहे हैं, 200 क्यों दे रहे हैं? ऐसा इस घर में क्या हो रखा है? या तो वो घर के अंदर बहुत सुपीरियर कोई ऐसा वुडवर्क हो रखा है, मैंने कोई ऐसी फैसिलिटी क्रिएट कर रखी है जिसकी वजह से वो टेनेंट मुझे 200 रुपए देने के लिए तैयार है। या हो सकता है कि मैंने आपको वो सामान बेचने के लिए एक फेक टेनेंट बिठाया है जी उसके अंदर 200 रुपए। हम्म। बस वही डिलीजेंस है। राइट, लेकिन सो लेकिन आपको मैं बोलता हूँ सर 100 रुपए है, वहाँ प्रिवेलिंग रेंट जो है वो 150 रुपए है। इनको मैंने 100 रुपए में दे रखा है बिकॉज ये जो जनाब है यहाँ पर ये 3 साल से रह रहे हैं, जब उस वक्त में रेंट कम था। अब इनका नेक्स्ट रिन्यूअल आएगा, आप इनको हटा सकते हो। नेक्स्ट टेनेंट को ढूंढने में आपका इतना खर्चा होगा, आपको नई ब्रोकरेज देनी पड़ेगी, आपको 2-3 महीने का खाली पीरियड भी हो सकता है, लेकिन आपको रेंट जो है वो 150 रुपए मिल जाएगा। और मैं उस फ्यूचर रेंट के हिसाब से आज आपसे पैसे लेना चाहूँ। सो point being, sir, commercial real estate is a good investment provided it is done well. It is done with the required diligence required of the rentals prevailing in the area. It is done with the diligence required of
the inventory available in that area, how much time that inventory will take to absorb. आज द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर बहुत सारे ऑफिस स्पेसेस जो हैं वो खाली हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन वाले की बात कर रहा हूँ, जो रेडी है वो भी खाली है, और मुझे पूरा भरोसा है कि अगले 2-3 साल तक उनमें ऐसा कोई उछाल नहीं आ जाएगा। ऐसा नहीं हो जाएगा कि वहां पता नहीं कितने लोगों ने अचानक से, स्टोरी आपको सब सुनाते होंगे, तो उस वक्त में क्या होगा, मेरे को चूंकि बेचने के लिए दबाव है एज अ सेलर, मेरा कैपिटल वहां पर लगा हुआ है, मैं आपको आकर के स्टोरी सुनाऊंगा, सर मैं आपको 9% शॉर्ट रिटर्न दे दूंगा, कहाँ से, वो तो मैं आप ही के पैसे से आपको वापस करूँ। So you as a Right. buyer, it is your responsibility to find out what is actually as a price going prevailing there, and then negotiate with me as a seller. तो विपुल, आपने कितने अश्योर्ड रिटर्न वाली प्रॉपर्टीज बेची? अश्योर्ड रिटर्न में नहीं बेचा सर। हाँ जी, कमर्शियल बहुत बेचा और आगे भी बहुत बेचेंगे। नहीं कि भाई 12% अश्योर्ड रिटर्न फॉर फर्स्ट 3 इयर्स। नहीं, एक दो शुरू में, जब बहुत शुरू में 2011-12 में बिल्कुल नए थे, तो मानेसर में एक प्रोजेक्ट आया था, उसके अंदर एक दो इन्वेस्टर्स के साथ, बट आई रियलाइज कि यार ये तो इन्हीं के पैसे से इनको रिटर्न दे रहा है, इससे अच्छा तो ये उतना डिस्काउंट कर ले और ज्यादा बेटर हो जाएगा। ओके, वो मैं ये गिमिक्री है सर, शॉर्ट रिटर्न इज अ गिमिक्री। प्री रेंटेड इज, मैं आज अगर आप मुझसे पूछोगे अशोर्ड रिटर्न, तो मैं कहूंगा सर समझना पड़ेगा, और प्री रेंटेड में भी समझना पड़ेगा, लेकिन प्री रेंटेड का असेसमेंट करना और आसान है। अशोर्ड रिटर्न में तो वो इतनी लेयरिंग कर देता है कि एक नॉर्मल आदमी डिलीजेंस ही नहीं कर पाता। अच्छा, तो मैं ये भी एक वो है कि मतलब किस तरीके से असेस करें, वो मैं आता हूं, लेकिन तो एक चीज होती है वर्चुअल स्पेसेस, जैसे कि मेरे पास एक बारी वो आया था कि आप यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीद लीजिए, मतलब इट वाज लाइक जो आपने पहले बोला, शेयर, बेसिकली आपका एक शेयर है एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी में, लेकिन उसमें कोई मतलब वो किस हिसाब से होता है, उसमें कोई ये तो है नहीं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लाइन है, यहाँ तक ये प्रॉपर्टी बीच में आपकी है। नहीं सर, वो टेक्निकली अलाउड है। होता क्या है, जब उसका नक्शा पास होता है तो इन दी मैप देयर आर डिफरेंट डिमार्केटेड एरियाज, ओके, उन सब के अंदर वो दीवारें नहीं बनाने दे रहे हैं, तो इट हैज बिकम पार्ट ऑफ अ लार्ज स्पेस। अच्छा, बट वर्चुअल स्पेस का मतलब ये दैट यू हैव अ शेयर इन दैट, बट अगर आप चाहेंगे तो एरिया डिमार्केट हो सकता है, लेकिन क्योंकि उसने इस तरह के टेनेंट को देना है कि वो टेनेंट जो है वो तभी लेगा जब ये पूरा एरिया मिलेगा। देयरफॉर इन योर बाइंग डॉक्यूमेंट दे पुट अ रिस्ट्रिक्शन दैट यू विल नॉट बी अलाउड टू हैव अ डिवाइडेड क्लेम ऑन दिस पर्टिकुलर। अच्छा, तो मतलब ये क्या है, इज इट अ सेफ इन्वेस्टमेंट कंपेयर टू अ Sir, normal safety of the investment, safety of a real estate investment is dependent on only one factor: delivery. अब जो आप दूसरी बात कर रहे हैं वो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। नहीं, सेफ्टी से मेरा, हाँ, मतलब रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेफ्टी फ्रॉम रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, एंड ऑल्सो लिक्विडिटी पॉइंट ऑफ व्यू, इन द सेंस कि चलो एक बहुत बड़ा मॉल है, सपोज रिलायंस रिटेल में है, उस पे उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में, उसमें मेरा एक छोटा सा शेयर है, अगर तो क्या वो उसको बेच पाना आसान है? हाँ, कोई ऐसा देखिए सर, बिकती चीज मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई से, कागज में वो टेक्निकली इट इज अ मार्केटेबल टाइटल, इट इज अ मार्केटेबल टाइटल, इट इज अ मार्केटेबल टाइटल। Parminder ji, we will come to you during the question answer session. It is a marketable title. You can raise a loan against that property. Banks will give you a loan on that property. Now, whether you can sell it or not will depend on the price you desire and buyer's willingness to pay that price. Okay, okay. So okay, फिर एक डायरेक्ट क्वेश्चन यही पूछता हूँ कि अच्छा, उससे पहले ये बताइए कि अब प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी, रेडी टू ऑक्यूपाई प्रॉपर्टी, और ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, और अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी,
कमर्शियल स्टेट में क्या खरीदना चाहिए? सर आप मेरे को नौकरी दे रहे हैं तो किस स्टेज पे देंगे? जब मैंने फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन एंटर किया है, मैं ग्रेजुएट हो गया हूँ, या मुझे 4 साल का एक्सपीरियंस है? 4 साल का एक्सपीरियंस है। मैं तनख्वाह भी उतनी, मेरी कीमत भी तो बढ़ी भी होगी ना सर तब। नहीं वो तो मैं समझता हूँ, बट मतलब उसके हिसाब से कि भाई when is it advisable to actually invest in a? सर इट इज एडवाइजेबल टू इन्वेस्ट, आप क्या चाहते हैं, लेट दैट बी द गाइडिंग प्रिंसिपल। अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, यू आर अज्यूमिंग अ बिगर रिस्क, because you are not dependent on a third party to perform a particular promise without actually being able to assess the capability of that third party to deliver that promise. So there are variables are more. So therefore you have essentially undertaken a bigger risk. If you have undertaken a bigger risk, so you are now should be rewarded with a bigger reward for undertaking that bigger risk, and you should have the capacity to be able to assess the risk. So from a risk perspective, the closer you are to delivery, the better you are. If it is a ready to move in property, irrespective whether it is a residential property or a commercial property, your risks are lower of your investment. दूसरी बात रही है अब रिटर्न्स की. Returns are dependent on the price at which you are able to buy the property, vis-a-vis what you will be able to extract from that property. So इसका एक जो शेयर मार्केट में भी जो एक क्राइटेरिया होता है जिसको पी रेशियो बोलते हैं, प्राइस बाय अर्निंग रेशियो, तो आप उसको रियल एस्टेट में प्राइस बाय रेंट रेशियो लगा लीजिए. The more your price by rent ratio is, the higher your return will. और उसके बाद उसमें ये चीजें फैक्टर इन कीजिए कि मेरा इतने टाइम खाली रहेगा तो क्या होगा, और बाकी ऑनगोइंग खर्चे भी फैक्टर इन कीजिए. The problem is that we are still hooked by a 12% return, 9% return. Who says that those are valid returns? A marketeer who is advertising. So diligence does not say that. अगर आपका बैंक का रिटर्न आपके सेविंग अकाउंट में 4% आ गया, अगर आपको लोन 9% पे मिल रहा है कमर्शियल रियल एस्टेट में फॉर अ 20 ईयर और 10 ईयर पीरियड, देन एक्सपेक्टिंग अ 9% रेंटल रिटर्न, हाउ रियलिस्टिक इज दैट? अगर सर 9% का रिटर्न इनिशियली मिलता है और मुझे 9% पे ब्याज मिल रहा है, तो फिर बैंक को मेरी क्या जरूरत है? वो ही नहीं जाके प्रॉपर्टियां खरीद लेगा, उनके पास तो करोड़ों रुपए बढ़े. Why do they want me to assume the risk of taking a loan? When people say ना residential real estate में रेंट का रिटर्न 1.5% है, हाँ सर बिल्कुल सही है, 2% है, हाँ जी सर. आपको ब्याज कितने रेट पे मिलता है? 7.5% के ऊपर, जिसमें आप 1% की टैक्स सेविंग कर लेते हो. इफेक्टिव रेट है 6.5%. अगर रेंट 6.5% मिल रहा होता है जनाब, तो बैंक आपके पास क्यों आएगा? वो खुद ही नहीं वो प्रॉपर्टी खरीद के बैठ जाएगा वहां पर, सारी प्रॉपर्टी खुद खरीद लेगा, 6.5% उसको रेंट आने लग जाएगा, और प्रॉपर्टी 100% उसकी ओनरशिप में. आप अगर रेंट लोन डिफॉल्ट करते हो तो उसको कोर्ट के थ्रू रिकवर करना पड़ेगा. यहाँ तो कुछ भी ऐसा नहीं. बट बैंक अंडरस्टैंड्स दैट देयर इज अ रिस्क इन्वॉल्व. आज 1.5% रिटर्न आएगा, 10 साल बाद हो सकता है यही रिटर्न बढ़ते 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 4 से 5% रेंटल हो जाएगा. एंड देयरफॉर दे वांट यू टू अज्यूम दैट रिस्क. हियर द रिस्क इज नॉट ऑफ डिलीवरी, द प्रोडक्ट हैज बीन डिलीवर्ड. Here the risk is of that uncertainty whether I'll get that rent or not. If I will get the rent, would the rate of rent be in sync with the cost of money I've taken at, the opportunity I've missed of some other investment? So that is something which needs to be deliberated and done the mathematics. As far as commercial real estate is concerned, sir, 90% of the people who are real estate investors, वो पहली प्रॉपर्टी अपना घर खरीदते हैं. सभी खरीदते हैं जी अपना घर, अपनी छत, ये हमारे पास रहने को हो जाए. जो व्यापारी होता है, बिजनेसमैन, वो पहली प्रॉपर्टी अपनी दुकान खरीदते हैं ताकि वो दुकान से अपना व्यापार चला सके, जो उसका मोर इम्पोर्टेंट सेल्फ यूसेज है.
भाई जो नौकरी करता है उसका उसकी दुकान तो उसके एम्प्लॉयर ने खरीद रखी होती है। जो सरकार की नौकरी करते हैं उनका ऑफिस गवर्नमेंट ओन्ड होता है। जो कॉर्पोरेट में नौकरी करते हैं उनका ऑफिस कंपनी ओन्ड होता है। तो जो व्यापारी है वो पहली प्रॉपर्टी खरीदता है जिस दुकान से उसका घर चल रहा है। जो सैलरीड आदमी है वो पहली प्रॉपर्टी अपना घर खरीदता है। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी वो क्या खरीदते हैं, इंपॉर्टेंट वो है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स सेकंड प्रॉपर्टी कमर्शियल खरीदते हैं, बट वो ये अश्योर्ड रिटर्न्स नहीं खरीदते हैं। वो नहीं खरीदते कि दे आर savvy इन्वेस्टर्स, दे अंडरस्टैंड द फैक्ट कि भाई इन्वेस्टमेंट का रिटर्न तो टेनेंट ने देना है। बेचने वाला तो बेच के चला जाएगा, वो जिस दिन रजिस्ट्री होगी उसके बाद आप उसको फोन करते रहो, बोले सर प्रॉपर्टी तो दे दी और अब क्या चाहिए आपको। सो दे नेगोशिएट विद दोज प्राइस पॉइंट्स, विद दोज डेटा इन माइंड कि ये एक्चुअल में मिल रहा है, मुझे इस प्राइस पॉइंट के ऊपर ये लेना चाहिए। they do a deeper research and then they buy and they get benefited immensely. Right. Most of the time से short return वाले कौन फंसते हैं सर? Retirees, those who have worked their entire life, now they get a bulk money और उन्हें अब लगता है कि यार मैं short return प्रॉपर्टी खरीद लेता हूँ, मुझे 12% तो मेरी जो है वो पेंशन ऑगमेंट हो जाएगी। एंड वहां पर वो नुकसान उठा जाते हैं। उनकी उसी इनसिक्योरिटी का एक अनस्क्रूपलस सेलर फायदा उठाता है। Yeah, right. So that is why we are Any having kind this of a talk. real estate, any kind of a real estate, especially commercial real estate, can give tremendous return. If someone expects it in 5 years, please do not do it. मैं तो बोल रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ मत कीजिए आप। वो आपके हिसाब का, आपके मेंटल मेकअप का इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर इन्वेस्टमेंट करके अशांति करना है तो इससे अच्छा ना करो। ठीक है, आपने बता दिया कि जरूरी नहीं है कि आप बिग टिकट साइज इन्वेस्टमेंट करें। मतलब यू कैन combine with other people. I mean, you can join other people, make a group, buy. You'll be able to ठीक है? distribute your risk. So, what is I mean, suppose किसी में 5-10 लाख रुपए पड़ेगा, ठीक है, तो are there options available? I mean, viable? सबसे पहले तो REITs are the option. REITs धीरे धीरे लिस्ट होने लगे। वहां तो आई थिंक इन्वेस्टमेंट टिकट इज एज गुड एज 1 लाख रुपीज वहीं से स्टार्ट हो जाता है। REIT इज वन ऑप्शन। सेकंड है सर, आप अगर आज आपके पास 10 लाख रुपए हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि आप एक उस तरह के बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ आपके और 10-20 लोगों को आप जानते हैं, उनके पास भी 10 लाख रुपए। राइट। आप 8-10 लोग इकट्ठे हो जाइए, 1 करोड़ का पूल बन गया। एक समझदार वकील, एक अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट और एक हमारे जैसा फ्रॉड ब्रोकर पकड़िए, वो आपकी डील स्ट्रक्चर करवा देगा। डिलीजेंस कीजिए और खरीदिए। सीए को सीए की फीस दे दें अकाउंटिंग स्ट्रक्चर के लिए, वकील को वकील की फीस दे दें टेक्निकल डिलीजेंस के लिए कि भैया इसमें कोई फ्रॉडबाजी तो नहीं है, मतलब जो सेलिंग मार्केटेबल है या नहीं टाइटल। और हमारे जैसे ब्रोकर से जो आपको लुभावने वादे करेगा, उससे ये समझ लें कि भैया इसमें एक्चुअल मैथमेटिक्स गणित क्या है। क्या एक्चुअल रेंट है, मेरे को कंपेयर करके बताओ, इधर उधर का बताओ, मेरे को ये टेक्निकल चीजें क्लियर करो, इसमें अप्रूवल्स हैं नहीं है, मेंटेनेंस कितनी आती है। और आप 10 लोग मिलकर के खरीद लीजिए, 5 लोग मिलकर के खरीद लीजिए। उससे आप सेट द राइट एक्सपेक्टेशंस। Don't try to make quick money, you will make lot of money. You try to make quick money, you will always lose. At least in real estate. मैं तो रियल एस्टेट का जानता हूँ। ये सब आइडिया अच्छा है। मेरे को ये लगता है कि जैसे कि आपने 1 करोड़ की एक कंबाइंड प्रॉपर्टी खरीद ली, 10 लोग मिल गए या 5 लोग मिल गए, उन्होंने एक कंबाइंड प्रॉपर्टी खरीद ली से इन अ गुड मॉल जो कि बहुत अच्छी फुटफॉल है जिसमें, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है सर, पहली बात में none of them is going to use that property ना। या अदरवाइज उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो यूज भी करता है, अगर वो मार्केट रेंट देता है, दूसरा दे रहा है, ये दे दे, क्या फर्क पड़ रहा है उसमें। ये राइट, बिल्कुल। मैं ये कह रहा हूँ कि इन अ सिनेरियो लाइक पैंडेमिक और समथिंग व्हाटएवर, एंड रेंटल इनकम जो है वो स्टॉप हो गई है, बट मेंटेनेंस इज गोइंग एंड समबडी डिफॉल्ट्स वन आउट ऑफ द दिस थिंग, तो ये सब चीजें
काफी खिचड़ी सी पक जाती है इनमें, नहीं? तो उस रिस्क को आप पहले से हेज करके चलिए। आपको जो 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 रिस्क ऐसे लगते हैं उनको पहले से लिख लीजिए, उसके लिए प्रोविजनिंग कर लीजिए सर। राइट वो तो राइट, आप, आई थिंक हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, द सोसाइटी वी स्टे इन, तो वहां पर क्या है ना सर कि 1000 घर हैं, तो हमेशा हर महीने 10 से 15 लोग मेंटेनेंस फीस के ऊपर डिफॉल्ट करते ही हैं। और ये ओके। एट टाइम्स जेन्युइन भी हो सकता है, किसी की नौकरी चली गई, किसी का व्यापार बंद हो गया। एट टाइम्स हो सकता है आदमी लापरवाही में, मैं बाहर चला गया, बच्चों के पास यूएस ध्यान ही नहीं रहा 3 महीने। सो प्रोविजनिंग करके चले, प्रोविजनिंग कर राइट लीजिए। राइट राइट राइट, आई थिंक दैट इज अ दिस थिंग, यू नो। जितने रिस्क को लिख लेंगे सर, उनको मिटिगेट कर लेंगे, पहले से ही उनका हिसाब किताब बना लेंगे। सो विपुल, सर व्हाट आपने, मेक्स अ हमने फौज में नौकरी करी है ना। फौज जो ऑपरेशन करती है वो तो रियल एस्टेट में क्या है, यहाँ तो आप पैसे का ही रिस्क ले रहे हो, वहां तो आदमियों का रिस्क है, पता नहीं कितने कितने। आप पहले से उन चीजों को समझने की कोशिश करते हो और उनके काउंटर मेजर्स लेकर के चलते हो। तो मे बी राइट आप जब 10 लोग ये कर रहे हो और आपको लगता है कि भाई कोई बाद में बोल सकता है कि यार यहाँ तो जो है वो मेंटेनेंस ही देनी पड़ेगी, तो 1 साल की मेंटेनेंस सबसे एडवांस लेकर के कंपनी बनाओ ना, राइट, ताकि रेंट आए ना आए आप अपनी ऑब्लिगेशंस मीट कर रहे हो। सो यू yeah, कैन प्रोविजन that's a दीज। good this thing. So what makes a great commercial investment? परचेज एट द राइट प्राइस। ये, and what is the right price? मेरे हिसाब से सर, जो एक एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है जब आप नई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, नई से मतलब ये नहीं कि एमजी रोड, या हर प्रॉपर्टी नई है जो आप फर्स्ट टाइम खरीद रहे हैं। तो जब भी आप कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी फर्स्ट टाइम खरीदेंगे, तो कमर्शियल प्रॉपर्टी का जेन्युइन रेंटल रिटर्न आपके हिसाब से, आज आप एमजी रोड लें और चाहे आप द्वारका एक्सप्रेस वे लें, आपका जेन्युइन रेंटल रिटर्न वुड बी 3 to 5%। And this is basis the fact that commercial property loan, which is either you can say commercial property loan or a loan against property, is available at a rate of around 8.5 to 9%, which is 1% higher than the residential property loan, 1 to 1.5% higher than the residential property loan. Right. So cost of money, cost of producing that particular good is 1.5% more than the residential. Therefore, your rental return should be accordingly able to absorb that extra cost. Right. तो रेजिडेंशियल जब आप फर्स्ट टाइम बायर होते हैं, जब भी आप नई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, या नई प्रॉपर्टी से मतलब ये नहीं है कि आप अंडर कंस्ट्रक्शन या ब्रांड न्यू प्रॉपर्टी खरीदते हैं, आप जिस प्रॉपर्टी को आज खरीद रहे हैं वो आपके लिए नई प्रॉपर्टी, चाहे वो प्रॉपर्टी 100 साल पुरानी, वो प्रॉपर्टी 100 साल पुरानी है तो उसका तो आज के मार्केट रेट से ही आप खरीद रहे हैं ना। तो आपको रेजिडेंशियल रेंटल रिटर्न 1.5 से 2% मिलेगा। आप चाहे द्वारका में खरीद लीजिए, और आप चाहे कनाट प्लेस में खरीद लीजिए, और आप चाहे पटौदी जाके खरीद लीजिए। Right. Because it's a loan driven activity, so the cost of money has to be absorbed. Similarly, for a commercial rental property, depending on the property, a genuine rate of rent, not of capital appreciation, starting rate of rent would be anything from 3 to 5%. More due diligence can take you up to 6%. Anything more than 6%, you are getting into a riskier situation where either you are being taken for a ride and you are missing something, a surprise which will come to bite you at a later stage, or you are actually getting a good deal. That good deal is something which you have to find. Okay. And what is out of these, there are various kind of categories. Retail में there are food courts की बहुत लोग बात करते हैं। मैंने बहुत लोगों तरह की फूड कोर्ट, इन्वेस्टमेंट भी शायद बहुत ज्यादा नहीं होती है। देन देयर इज सर्विस अपार्टमेंट्स, आजकल बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। तो ऑफिस स्पेसेस अलग हैं। तो which is a better? मैं आपको ये बता रहा हूँ, 3 से 5% का रिटर्न है। आप जब तक इस रेंज में रेंटल रिटर्न पर है, कंपेयर करके
प्राइस कंपैरिजन अच्छे से कीजिए, 10 प्रॉपर्टीज आसपास की देखिए सिमिलर फॉर्मेट की, 4 रेजिडेंशियल से भी देखिए, रेट को कंपेयर, आप जब ये कंपैरिजंस करेंगे आपको फेयर आइडिया लगने लग जाएगा चीजों में। तो आपको, आप उसके बाद चाहे फूड कोर्ट ले लो, चाहे वो कहते हैं एटीएम ले लो, चाहे कमर्शियल ले लो, चाहे रिटेल ले लो, चाहे वेयर हाउस ले लो, चाहे, पैसा तो उसी अपॉर्चुनिटी को चेस कर रहा है ना सर जो मार्केट में है। सो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट दिस अपॉर्चुनिटीज, और कमर्शियल रियल एस्टेट की जो अपॉर्चुनिटी होती है सर, वो टिपिकली 3 से 5% का इनिशियल रिटर्न देती है, उसको बम्प किया जाता है, बढ़ाया जाता है बेचने के लिए, 11%, 12% अशोर्ड रिटर्न देने के बाद में 9% रेंट फॉर 3 years। सो एज अ बायर आई गेट ल्यूड इनटू इट। हाँ यार 2 साल 3 साल बोल रहा है कि मेरे को 12% का अशोर्ड रिटर्न अंडर कंस्ट्रक्शन दे देगा, उसके 3 साल बाद मेरे को 9% का रिटर्न दे देगा। नाउ द क्वेश्चन इज सर, अगर अज्यूम करते हैं ये आज प्रॉपर्टी बनी हुई होती तो इसका क्या रेंट होता, दैट इज द एक्चुअल रिटर्न, and how much it will grow in next 6 years, what would be the factors, how much supply would be there. Otherwise you are basing your decision on a misleading data. Okay. But So that does not make commercial real estate bad. अब आज द्वारका एक्सप्रेस वे बन ही रहा है, मैं नहीं बोलता हूँ कि 1 साल में बनेगा, वो लोग जो जिसको बेचना है वो फोटो बेचता होगा 1 साल में बन जाएगा आज ये वाला, पर बनेगा ना सर। इसको भारत सरकार अब छोड़ नहीं सकती है। Government of India has also pumped in thousands of crores of taxpayers' money. So it will eventually be done. 2 years, 3 years, 4 years, whatever. Once it is done, that infrastructure people will start using it. Once they start using it, the commercial areas around it will start seeing more traffic, more growth. Residential areas will start taking more traffic, more growth. The problem is you want a 10% consistent rate of return in next 5 years. My statement is there would probably be a 15% rate of return, but for initial 5 years it might just be 2% rate of return. You'll have to wait it out for the thing to actually compound in next 20-30 years, and then see that your money has made you a lot of money. Do you have that kind of a mental makeup to have that patience? If not, then there is no point coming to real estate hoping कि 5 साल में, because मेरे पड़ोसी ने कहा था उसने 5 साल में लिया और वो बन गया. Half of those claims are boasts after 4 large ones to impress someone. Actually में नहीं हो पाती चीज. तो आपसे बात करने के बाद जो कुछ जो बहुत पॉइंट आए हैं, एक तो है ही है कि ड्यू डिलिजेंस तो आपने करनी ही करनी है। आप पहले 8-10 प्रॉपर्टीज देखिए, उनको कंपेयर करिए, सिमिलर प्रॉपर्टीज किस रेट पे रेंटल जा रहा है ये सब देखिए। उसके बाद सर आपके पास क्या 10-20-30 लाख रुपए अगर ऐसे रखें तो आप मुझे दे दें, नहीं तो अगर वो पैसा आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो उस पर इतनी मेहनत तो बनती है। ये ड्यू डिलिजेंस इज मेहनत, ये डेटा सारा अवेलेबल है बहुत इजीली, इस डेटा के लिए कोई पैसा नहीं लगता है। ऑल दिस इज टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी, इट इन्वॉल्व्स a certain amount of mental and time investment. Other than that, no, this is not a money consuming activity. Then second point which has emerged is that there is nothing called assured rental 12%. All those schemes are actually, they are paying you out of your money only, so you don't have to get lured by that. Third thing which has come out is basically that you have to mitigate your risk. जो मुझे समझ में आया कि जैसे अगर बाय चांस आपकी मेंटेनेंस जो है आपको पे करने पड़ जाती है, तो आपको, अगर आप 10 लाख की प्रॉपर्टी या 20 लाख की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो उसका एक जो मेंटेनेंस है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेंटेनेंस कितना है उसका होने वाला है, एंड फिर वो जो है मार्केट में डेटा अवेलेबल है सर, मेंटेनेंस भी उसका कंपनी करेगी, राइट। तो उसका 2-3 साल का मेंटेनेंस जो है वो आपकी किटी में होना चाहिए मेरे ख्याल से, कि ताकि आप उसको सस्टेन कर सकें अगर वो खाली रह गई 2-3 साल तक। Is that a fair assumption? I would not say 2-3 years. I will say it can be n number of, कुछ भी हो सकता है सर, वो 5 साल भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकता है, but you should factor in these things. Problem is surprises, the nasty surprises.
Right. because they are not factored in, they are not provisioned for. So maybe It's like buying this an can, insurance, sir. It's like buying an insurance. I know I can die tomorrow. I have no guarantee I'll not die tomorrow. If I do not take an insurance and if I die and my dependents are left fending for themselves, how can I blame death? वो तो होना ही है. right, right, right. So that So overconfidence की हमें तो सब पता कर लिया. सर इन्वेस्टमेंट हमेशा डिलीजेंस का मतलब है सावधानी का मतलब है मुझे डर है कि मेरे साथ गलत हो सकता है. बिल्कुल बिल्कुल. और ये इनफैक्ट वैल्यू टॉक जो है वो इट्स बेसिकली अ डिलिजेंस प्लेटफॉर्म ओनली. इट्स ए we are trying to inculcate this habit of doing due diligence in our audience. So एक और चीज जो आपने बीच में बोली कि आप इज माय अंडरस्टैंडिंग करेक्ट कि आप छोटी प्रॉपर्टी खरीदने के बजाय, मतलब 5-10 लाख रुपए की एक छोटी सी प्रॉपर्टी खरीदने के बजाय, मे बी इट मेक्स मोर सेंस you like-minded people get together and go for a better. मैं आपको जो बोल रहा हूँ सर, देखिए जैसे जैसे आप बड़ी पूंजी होगी आपके पास में, आपके पास कंट्रोल ज्यादा होगा, आप ज्यादा प्रॉफिटेबल, वॉल्यूम बाइंग हो गया ना सर. अगर आज आप एक व्यापार करते हैं, लेट अस से यू आर सेलिंग क्लोथ्स, मैं आपके पास में 4 मीटर कपड़ा लेने आऊँ और मैं आपके पास में पूरा थान लेने आऊँ, तो मैं अगर आपसे पूरा थान लेने आऊंगा आप मुझे डिस्काउंट ज्यादा दें, बिकॉज मैंने Right. आपको. तो यहाँ भी वही है, व्हेन यू हैव बिगर मनी यू आर बाइंग बिगर रियल एस्टेट. आरईआईटी क्या कर रहा है? आरईआईटी यही तो बोल रहा है 100 करोड़ की कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीद लेता है और उसके बाद उसको डिवाइड कर रहा है. आप इसको अपने 10-20-50 लोगों में कर लीजिए, तो आप अकेले 10 लाख की प्रॉपर्टी खरीद पाते हैं. 20 into 10 is 2 करोड़. आप 2 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो यू विल हैव अ बिगर चंक. द परफॉर्मेंस वुड बी बेस्ड ऑन द 2 करोड़ प्रॉपर्टी vis-a-vis a 10 lakh property. So the chances of your returns will improve on your 10 lakh because now it is a combined risk and more control. What you are actually doing in equity businesses, आप इक्विटी में क्या कर रहे हैं? आप आईजीएल का शेयर खरीदते हैं, आप तो 2 ही शेयर खरीदते हो ना सर. लेट से आपने 2 लाख रुपए के शेयर खरीद लिए, 1000 रुपए का शेयर है, करोड़ों शेयर होल्डर्स हैं उनके पास में, करोड़ों शेयर हैं, लाखों शेयर होल्डर, करोड़ों शेयर. उसके बेसिस पर आईजीएल एक 10,000 करोड़ का कैपिटलाइज बिजनेस चला रहा है, तभी तो आप उस तरह का फायदा उठा पा रहे. तो आरईआईटी जो है वो एक रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड है कि आरईआईटी इज फॉर अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ओनली? यू कैन हैव अ, नहीं, एक उसमें एक हो सकती है, 5 हो सकती है, 10 हो सकती है, वो तो आपका स्ट्रक्चरिंग है, आप कैसे कर. दीज आर ऑल पेपर स्ट्रक्चर्स ना, कागज पे ही तो स्ट्रक्चर बना रहे हो. so is it not advisable rather than going for a hard buying a hard asset प्रॉपर्टी में, आरईआईटी में ही क्यों नहीं इन्वेस्ट करें फिर? आप कर लीजिए सर, वो आपको सही लगता है. आरईआईटी में क्योंकि वहां 4 लोग मिले होंगे, भाई पहले प्रॉपर्टी बनाने वाले से उसने खरीदा है, फिर उसके बाद में उसको एक्सचेंज पर लाया है, फिर आप खरीद रहे हैं, बीच में एक और सेल्समैन इन्वॉल्व है, तो आपको महंगी लेनी पड़ेगी, तो आपका रिटर्न डिमिनिश हो जाएगा. वही मेहनत आप अपने आप से कर लेंगे, आपका रिटर्न बेटर हो जाएगा. मैंने तो आपको रिटर्न इंप्रूव करने का तरीका बताया है. तो विपुल, ये जितने भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए और कुछ आई एम श्योर कुछ पॉइंट्स रह भी गए होंगे कि भाई ड्यू डिलिजेंस कैसे करनी है, क्या देखना है, कैसी किस तरह की प्रॉपर्टी लेनी चाहिए, क्या दिक्कतें आ सकती हैं, इस तरह की कोई आप गाइडलाइंस हैं आपके पास कोई? सर मैंने आपको एक पॉइंट तो दिया है, तो मैं रिपीट कर देता हूँ. प्राइस रेंट रेशियो, दैट शुड बी अ गाइडिंग प्रिंसिपल. मैं किस प्राइस पे खरीद रहा हूँ और वहां प्रिवेलिंग रेंट्स क्या है. अरे भाई मेरी प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन होगी, पास में तो कुछ बना हुआ है, 5 किलोमीटर दूर तो कुछ बना हुआ है. अगर 5 किलोमीटर दूर वाले को 100 रुपए रेंट मिल रहा है तो मुझे 500 रुपए कैसे मिल जाएगा? ऐसा क्या भूचाल जो है वो 3 साल में आ जाएगा कि यहाँ पे 100 का 500 रुपए रेंट हो जाएगा? और अगर आ जाएगा तो मुझे बताएं वो क्या क्या है और उसमें से कितने नहीं होंगे. क्लेम्स है ना ये तो.
ये तो बच्चे नहीं कहते पापा इस बार तो मैं फर्स्ट आके ही दिखाऊंगा, बेटे तो पिछली साल भी बोला था तब तो ये हो गया था। बट मुझे अपने बच्चे का आइडिया हो जाता है कि वो 7th 8th की आता है क्लास के अंदर, क्योंकि वो पढ़ाई उतनी करता है। पर जब उसको डांटते हैं तो वो क्लेम करता है। तो सेल्समैन के क्लेम को हमेशा डिस्काउंट कर देना चाहिए। एक चीज और मैं जो अभी अभी मेरे दिमाग में आई, आप कमर्शियल प्रॉपर्टी वाले जितने भी ये कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जो भी अंडर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है बेसिकली, उसके बाहर बड़े बड़े वो लगा देते हैं पीवीआर, बोर्ड लग जाते हैं, है कुछ नहीं वहां पे अभी, लेकिन बोर्ड्स लग जाते हैं। तो वो भी तो कैसे सर वो कैसे देखो, चेक होता है? उसको बेचना है, इसलिए वो आपसे कहानी कर रहा है। चेक कैसे होता है? आप उसे कागज मांगो, उसे आपके पैसे चाहिए, उसे आपके पैसे चाहिए ना सर। जब वो पैसे चाहिए तो वो इंफॉर्मेशन देने को बाध्य है। आप उससे सूचना मांगो, भाई तेरा मेरे को एग्रीमेंट दिखा पीवीआर के साथ में। नहीं बट विपुल, एक प्रॉपर्टी मैं वो सब ठीक है, मैं उसका एग्रीमेंट देख लूंगा। एक प्रॉपर्टी जिसकी कंप्लीशन से 3 साल के बाद होने वाली है या 4 साल के बाद होने वाली है, वो आज पीवीआर के साथ एग्रीमेंट कर लेगा, एक नोशनल एग्रीमेंट है, उसके बाद कैंसिल हो जाएगा, वो सर पीवीआर भी वो नहीं आएगा। नोशनल नहीं होगा। जब आप एग्रीमेंट देखोगे तो उसके अंदर ऑपरेटिव टर्म्स होंगी, पीवीआर ने उसको क्या दिया, किस इंस्ट्रूमेंट से दिया। नोशनल एग्रीमेंट तो सिर्फ एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट हो गया। अब पीवीआर से उसने मान लो 6 महीने का किराया ले रखा है, तो किराया ट्रांसफर हुआ होगा ना। एक प्रॉपर्टी जिसकी कंप्लीशन पीरियड जो है वो 3 साल के बाद में, उसका पीवीआर किराया पहले से ही दे देगा, मैं पूछ रहा हूँ। तो फिर वो एग्रीमेंट क्या बना है? देन दैट इज एन एग्रीमेंट व्हिच इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। तो आपने खुद ही बोल दिया वो एक एग्रीमेंट। डू यू वांट टू ट्रस्ट दैट एग्रीमेंट? नो, आई वुड नॉट ट्रस्ट दैट एग्रीमेंट। सो दैट मीन्स जितनी भी ये कमर्शियल प्रॉपर्टी It is a कॉम्प्लेक्स very, it is a very weak claim. It is a very, very weak claim. It is a claim deliberately done with an idea to mislead a prospective investor. And the investor is now not exercising diligence in going through that paper. Once investor asks for that agreement, देखो सर, आप मेरे पास आते हो, मैं बोलता हूँ पीवीआर आ गया, आप बोलते हो यार मुझे उसका एग्रीमेंट दिखा दे जो आपका और पीवीआर का हुआ है, और मैं उसमें अगर इधर उधर की बातें करने लग जाता हूँ, बट सर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है, और अगर आप मुझे ये नहीं बोलते भाई भरोसे की बात नहीं है, मेरे तो जीवन भर की कमाई लग रही है, 10 लाख रुपए मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कागज भी नहीं दिखाओगे तो मैं कैसे इन्वेस्ट करूँ? और फिर मैं आपको डराता हूँ सर फिर तो ये प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी। इफ यू स्टिल डू बिजनेस विद मी, व्हाई डू यू ब्लेम मी? प्लीज फाइंड योर ओन रीजंस टू बाय दैट प्रॉपर्टी। ऑन दी अदर एंड इफ आई से सर ये कागज है, आप इसको पढ़ लो एक बार जा करके, आप खुद नहीं समझते, आप किसी से पढ़वा लीजिए, 500,000 रुपए खर्च कर दीजिए, वो आपको बताएगा भाई ये तो कागज कुछ नहीं है, तो पीवीआर ने इनको बोला बन जाएगा और ये होगा तब मैं ले लूंगा। So it is a fake claim, discount it and then do the negotiation. That is one part of it. Second part is there a multiplex being made? Yes. Are there going to be houses around? Yes. Would there be a certain demand for multiplexes? Yes. How many other multiplexes are coming in that area? What would be a fair rent which if PVR or a similar multiplex owner would he be able to run a cinema business or an exhibition business? So is there a fair rent? Yes, then what should be a fair price for that property? So there is a counterbalancing act also. Those are the diligences which you as an investor should do and make the purchase. Right, right. So don't trust, verify every claim. Let's open question answer session in case काफी लंबा हो गया है सर. Yeah, I think we'll just take 2 or 3 questions. Okay. हाँ जी. There is a raised hand by P. Paul. Yeah. हाँ जी, बताइए प्लीज. कैप्टन विपुल, आपने बताया कि if I'm thinking of investing say in commercial property or in residential property, it should be minimum waiting period should be for around say 20 years or 30 years to get best gains. Same is for mutual funds. Everybody says कि आप wait करो maybe for 15 to 20 years and you'll get the best gains out of that. So if I want to invest for some small period of time, then where do I go? Banks, they are not giving me good percentage. तो मैम दैट इज नॉट इन्वेस्टमेंट ना. आपको आप इन्वेस्टमेंट करती किस लिए है? आप क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं? हर इन्वेस्टमेंट का एक ऑब्जेक्टिव है. अगर आपका ऑब्जेक्टिव लिक्विडिटी है शॉर्ट टर्म,
तो आपको प्रॉपर्टी में कभी नहीं लगाना चाहिए, आप नुकसान ही खा के निकलेंगे। So अगर where आपको should I 5 साल invest में it then? नहीं, तो आपको अगर 5 साल के लिए लगाना है पैसा, या 4 साल के लिए लगाना है, 3 साल के लिए लगाना है, फिक्स डिपॉजिट है, आप कोई डेट वाला म्यूचुअल फंड उठा लीजिए जहां पे कि आपको कॉर्पोरेट का या गवर्नमेंट का अच्छा डेट मिलता है, विच इज अ सिक्योर डेट, वहां पे लगा लीजिए। पर फिर आपकी उम्मीद जो है वो देखिए, आप क्या बोल रहे हैं कि मेरा वजन तो जो है वो महीने का 4 किलो कम हो जाए, बट मैं खाना भी कम ना करूं और वॉक भी ना करूं, वो नहीं हो सकता। देयर इज अ ट्रेड ऑफ, you'll have Okay, to so either decide I on, get best gains or I invest for a shorter time. Either of these. you you invest with a clear idea। अगर आपको लिक्विडिटी चाहिए किसी भी कारण से, वो आपका कारण है ना, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि भाई मेरे को हो सकता है 10 लाख रुपए चाहिए, और मैं अगर आपको ये बोल रहा हूँ कि ये 10 लाख रुपए आपको रियल एस्टेट में आप लगा दें और 5 साल में 10 के 20 हो जाएंगे, उस क्लेम को आप बहुत ज्यादा शक की निगाहों से देखिए, मत मानिए। ऐसा बहुत कम हो पाता है, बिकॉज रियल एस्टेट का नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लाइक दैट, नेचर ऑफ प्रोडक्ट इज लाइक दैट। उस केस में आपको आप कोई भी म्यूचुअल फंड में ए ग्रेड कॉर्पोरेट डेट का वो उठा लीजिए बॉन्ड, वहां आपको लगभग आपकी एफडी से 1.5-2% एक्स्ट्रा मिलेगा, और वो आपको लिक्विड भी रहेगा। Okay. उसकी Thank you so लिक्विडिटी much. डिफाइंड होती है कि आप एक एक साल बाद निकाल लीजिए या कैसे। Okay. Thank you so much. जी जी जी। Anybody else who has a question for Captain Vipul? So Vipul, I think no one else has any question for you. It was a wonderful. हो गया। हाँ, काफी लंबा हो गया. It was a quite an engrossing. रवि Okay. शोरान जी का। Okay, let me. Yeah, Captain Vipul, good evening. I am Group Captain Sir. Ravi Choran. सर ये सर I have had one investment on your advice long back. which was sir? It was ABW. अच्छा, तब It was your initial innings into real estate, probably way back in 2008 or so. हाँ सर, उसके बाद उस प्रोडक्ट में माने सर की बात कर रहे हैं आप, ये आदित्य निकेतन। जी जी। हाँ, उसमें काफी बाद में डिस्प्यूट्स हुए, और बाद में गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने भी इंटरवीन किया, एंड Yeah. It went to Supreme Court and all that besides, but then my question now is that any project you would like to suggest now, though the topic doesn't encompass this question, but then nobody. सर मैं आपको इसका जवाब दे देता हूँ। ये वैल्यू टॉक्स वाले जो हैं, ये एडवर्टाइजमेंट्स या वो नहीं अलाउ करते हैं जी। सो मैं प्रोजेक्ट सजेशन नहीं दे पाऊंगा आपको भी सर। आप अगर चाहें तो आप इनके थ्रू मेरे पास आ सकते हैं, ये इनकी पॉलिसी है। आप इनको बता दें, ये आपकी मेरी एक इंटरेक्शन एस्टेब्लिश कर देंगे, तब मैं आपसे प्रोजेक्ट के बारे में बता पाऊंगा। इस फोरम पर दे डू नॉट परमिट कि मैं किसी भी तरह का एडवर्टाइजमेंट जो है वो डायरेक्टली सॉलिसिट करूं। बिजनेस सॉलिसिटेशन दे डोंट अलाउ। जिस दिन करेंगे सर मैं वो भी बता दूंगा। हाँ, इन्होंने भविष्य में ये जरूर बोला है कि एक आधे प्रोजेक्ट्स का ये मुझसे एनालिसिस करवाएंगे, वो जरूर कर लेंगे सर, बट सजेशन अभी मतलब ये मेरे को आगे से इस पे आने नहीं देंगे सर इनकी। रवि जी, आप यू कैन हमारा टेलीग्राम चैनल पे या व्हाट्सएप पे आप हमारे को भेज सकते हैं। ये चैट बॉक्स में दोनों के कॉन्टैक्ट्स हैं, तो आप उस पे भेज सकते हैं। वी विल सेंड इट टू विपुल, एंड थैंक यू विपुल फॉर फॉलोइंग द पॉलिसी। हाँ सर, वो पॉलिसी में डर भी तो लगता है, अगली बार आप बुलाओगे ही नहीं तो कैसे होगा। नहीं, वो तो खैर नहीं हो सकता, लेकिन यस, पॉलिसी सेम फॉर एवरीवन। Yes sir. And we have been following this very So Ravi sir, you can reach out to Value Talks through the Telegram group, और फिर हम वहां से उस एंगेजमेंट को बढ़ा लेंगे। Yeah, sure. Thanks, Captain. Right sir, right. Okay, since there is no other question, Sir. Vipul, what is left for me is just to thank you. आप आए, आपने इतना बहुत ही कैंडिड टॉक था, ये काफी अच्छे तरीके से आपने जवाब दिए, एंड
Thank you so much, and thank you everyone for sparing your valuable time, especially on a weekend. And please join our Telegram channel, join our WhatsApp, connect with us on WhatsApp, and soon our YouTube channel is going to be launched. Please circulate this Value Talk links with your friends, with your groups. आपके पास जब भी इसके वो आते हैं links वगैरह आते हैं, we would request let everybody else also benefit from it, and also keep giving your suggestions for whatever kind of topics you want us to cover. All these topics which we are covering are basically on the suggestions from our audience only, or from our members only, and we cover those kind of talks. कल भी आप कुछ करवा रहे हैं? Yeah, tomorrow also this thing is talk is scheduled. We will definitely we'll share the link in this talk. मैंने विपुल इनफैक्ट वो मैंने आपको भी भेजी थी उसका लिंक जो था कल आए. That's something to do with, I think कल आप taxes के ऊपर कुछ cover कर रहे हैं, income tax. Yeah, you're right. So we have a talk scheduled for on income tax, how to save tax and all your queries related to taxes we will try and address, and in future also we will cover all these kind of all these kind of topics which is relevant to everyone, and so please circulate in your respective groups. It will be nice to have a good Value Talk family, a large Value Talk family. Thank you everyone. Thank you so much for joining us, and thank you Vipul once again. Thank you, sir. Thanks for the time, sir. Yeah. Good night. Good night. Good night, everyone.